अगर आपने गलती से भी वीडियो क्लिक कर दी ना, मैं आपको बस इतना कहूँगा कि अगले 1 घंटे के अंदर, अगले 1 घंटे के अंदर ये वीडियो आप पूरा देख लो। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, ये इंडिया की बेस्ट, मैं कह रहा हूँ बेस्ट अकाउंटिंग स्ट्रैटेजी वीडियो होगी। पूरे यूट्यूब में आप फाइंड करके देख लेना, किसी भी लैंग्वेज में देख लेना, किसी भी फैकल्टी की देख लेना, उन सबसे बेस्ट वीडियो होगी। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, ये अकाउंट्स की बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने, कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से टॉपिक नहीं करने हैं और क्यों नहीं करने हैं। क्योंकि हर कोई ये बता देता है कि कौन से टॉपिक करने हैं, पर कोई ये नहीं बताता क्यों कौन से टॉपिक नहीं करने हैं। या चलो बता भी दिया ये टॉपिक करने, बट करने क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इस वीडियो में हर एक चीज बताई जाएगी। और ये एकमात्र ऐसी वीडियो है पूरे यूट्यूब पे, इनफैक्ट इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पूरे सोशल मीडिया पे, जहाँ पे मोर देन 50%, मतलब मोर देन 50+ पेपर का रिलीज किया। मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, मोर देन 50+ पेपर का यहाँ पे हमने एनालिसिस किया है, जिसमें मैं आपको पूरी हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। बस वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि इस लेवल का डेडिकेटेड वीडियो अकाउंट्स के लिए कभी भी यूट्यूब पे नहीं बना है। बट पहली बार आपको वीडियो दिखेगी और ट्रस्ट में 1 घंटे के बाद जब आप वीडियो खत्म करोगे, आपको इतना समझ में आ जाएगा कि इस चैनल के अलावा हमें कोई भी वीडियो, कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखनी, बस यही वीडियो है, बहुत है। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना, और कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर करूँ। बस वीडियो को पूरा देख लेना, अगर गलती से भी क्लिक कर दी, बस वीडियो को पूरा देख लो। आपको इस वीडियो को देखने के बाद मुझसे भी प्यार हो जाएगा और मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो से भी प्यार हो जाएगा। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमें एक्चुअल में अकाउंट्स में क्या पढ़ के जाना है। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या, इस वीडियो में सबसे पहले हम बताएंगे कि आपका जो अकाउंट्स का सिलेबस है, उसमें अकाउंट्स का जो सिलेबस है उसका डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, मतलब आईसीएआई ने अपने सिलेबस को किस तरह से दिया है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा पेपर का एनालिसिस, कि मैंने कैसे पेपर का एनालिसिस किया है, और आपको भी साथ में समझाते जाऊंगा कि आप आने वाले टाइम में जब आप सीए फाइनल में जाओगे तब आप कैसे अपना पेपर को एनालिसिस कर सकते हो। फिर उसी पेपर के एनालिसिस में आपको मिलेगा पेपर प्रेडिक्शन, जिसमें क्वेश्चन वाइज, एएस वाइज, चैप्टर वाइज और साथ में टॉपिक वाइज, मतलब सिर्फ पेपर का एनालिसिस नहीं किया, हमने पेपर को प्रिडिक्ट भी किया, जिसमें आपको क्वेश्चन वाइज कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक का ऐसे पूछ सकता है, फिर कौन से एएस ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से आप एएस को कंप्लीटली इग्नोर करके जा सकते हो। फिर आपको चैप्टर वाइज प्रिडिक्शन मिलेगी कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं है, सब पूरा लॉजिक के साथ समझाया जाएगा। फिर आपको समझाया जाएगा टॉपिक वाइज कि इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक के आने के हाई चांस है और कौन से टॉपिक को आप पूरी तरह से इग्नोर करके जा सकते हो। फिर जब ये सारी बातें हो जाएगी, फिर आपको मिलेगा एंड में क्रक्स, कि आपको एक्चुअल में, ठीक है भाई एनालिसिस कर लिया, प्रेडिक्शन कर लिया, पर एंड में पढ़ के क्या जाना है, किस तरह से पढ़ के जाना है। और साथ में जब ये सब क्रक्स भी खत्म हो जाएगा, फिर मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। ठीक है भैया पढ़ तो लेंगे, पर क्वेश्चन कहाँ से करे, कौन से क्वेश्चन करे, कितने क्वेश्चन करे, उसकी भी लिस्ट आपको मिल जाएगी। बस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। अब करते हैं वीडियो को एक्चुअली में स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इस वीडियो में हम जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं ना, कोई जम्पशन नहीं है, कोई रैंडम गैसेस नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉपर एनालिसिस है। और इस एनालिसिस में हमने क्या क्या इंक्लूड किया है, आपका आरटीपी मई 24 से लेकर सितंबर 26, मतलब लास्ट 8 अटेम्प्ट की जितनी भी आरटीपी है उसका एनालिसिस मिलेगा। एमटीपी मई 24 से लेकर सितंबर 26, मतलब हर अटेम्प्ट में आईसीएआई 2 एमटीपी देती है, तो टोटल आपके 16 पेपर ये हो गए। फिर प्रीवियस ईयर के पेपर मई 24 से लेकर मई 27, मतलब लास्ट 7 अटेम्प्ट के पेपर आपको दिख जाएंगे। फिर आपका जो ओल्ड सिलेबस होता था मई 18 से लेके नवंबर 23, तो उस टाइम 2 पेपर होते थे अकाउंट्स के, एक अकाउंट्स का पेपर, एक एडवांस अकाउंट का पेपर। तो 18 अटेम्प्ट मल्टीप्लाई बाय हर साल 2 पेपर होते थे, तो 2, फिर देन हर अटेम्प्ट में 2 अकाउंट्स के पेपर होते थे, तो 2, मतलब 72+ पेपर। क्योंकि उस टाइम पे 2018 से लेकर 2021 तक ओल्ड सिलेबस, फिर उसका भी एक ओल्ड सिलेबस होता था, वो चलता था, तो इसमें भी 72+ का पेपर का एनालिसिस दिखेगा। फिर आपको जो मॉडल टेस्ट पेपर आईसीएआई, जो अभी लेटेस्ट आईसीएआई ने मॉडल टेस्ट पेपर दिया है, उसमें जो 8 पेपर है उसका, मतलब इन सबको कैलकुलेट करोगे तो मोर देन 50 नहीं, मोर देन 100 पेपर का आपको एनालिसिस मिलेगा। तो ये कुछ भी नहीं है चलो यार मैंने तुक्का लगाया, मैंने गैस लगाया, या ऐसे उठ के कुछ बोलो, नहीं। प्रॉपर इन सभी पेपर्स का एनालिसिस करके ही मैं आपको चीजें अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसे रैंडम गैस मत लाना या कुछ भी मत समझना, प्रॉपर आपको एविडेंस मिलेगा, पैटर्न का रिकग्निशन मिलेगा कि भाई किस तरह से आईसीएआई पूछता है, किस तरह से आपको पढ़ के जाना चाहिए, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, अब आते हैं आपके सबसे पहले पॉइंट पे, कि सिलेबस को आईसीएआई ने किस तरह से मोटा मोटा आपको बांटा है। तो आईसीएआई ने क्या किया, आपके सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आपके स्टैंडर्ड, एक आपके बड़े 8 चैप्टर्स, जिसको मैं कहता हूँ बिग 8 चैप्टर्स। जब भी इस वीडियो में चैप्टर्स की बात बोलूँ, या जब भी मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ, जब भी मैं चैप्टर्स की बात बोलूंगा, तो आपको इन चैप्टर्स पे फोकस करना है, और जब भी मैं स्टैंडर्ड की बात करूंगा तो इन पे फोकस करना है। मतलब अगर मैं किसी वीडियो के किसी भी पार्ट में, किसी भी टॉपिक में ये बोलूँ कि आपको ये एएस पढ़ के जाना है, मतलब आपको इन एएस की मैं बात कर रहा हूँ। और जब भी चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो आपको ये चैप्टर्स देख के जाना है, ये मतलब इन चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। और इस सिलेबस अगर इसको आप ढंग से देखो, तो पहले पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 4 तक
उसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग AS-13 विद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की बात की गई है। फिर पॉइंट नंबर 2 में AS-14 विद अमालगेशन की बात की है। फिर पॉइंट नंबर 3 में ईयर 21, 23, 27 की बात की गई है। फिर आपको पॉइंट नंबर 4 में AS-3 विद कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात की गई है। मतलब पहले 4 पार्ट में, पहले 4 पॉइंट में उसमें AS है और लास्ट के 4 पार्ट में इंटरनल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज, ब्रांच और बाय, मतलब इसमें आपका AS का पार्ट इंक्लूड नहीं रहेगा, ठीक है। और टोटल आपके 21 स्टैंड अलोन AS है, जिसमें AS-1 से लेके 2, 4, 5, 7, 9 से लेके AS-29 तक की बात करी गई है। मतलब सिलेबस को मोटा-मोटा आईसी ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो बड़े 8 चैप्टर्स और फिर टोटल 21 स्टैंड अलोन AS की बात की गई है, जो कि किसी चैप्टर से लिंक नहीं है। तो जब भी वीडियो में मैं चैप्टर्स की बात बोलूँ तो इस पे आपका ध्यान जाना चाहिए, और जब भी मैं एएस की बात करूँ तो इसका ध्यान आपको जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आता है पेपर एनालिसिस। तो हमने क्या किया, मोर देन 50 प्लस पेपर का एनालिसिस किया है। बट आपके लिए जो रिलेवेंट है कि हाँ भाई ये बच्चों के लिए रिलेवेंट है, ये सब चीज़ें अगर मैं पीडीएफ में डालूंगा, ये वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो लंबी भी होगी, पीडीएफ फाइल भी लंबी होगी, और साथ में कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, वीडियो लंबी भी हो जाएगी, आपको समझ में भी आएगा। तो जो जो रिलेवेंट है वो मैंने वीडियो में डाल दिया है, पीडीएफ फाइल में डाल दिया है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो लास्ट 7 अटेम्प्ट के एनालिसिस के बेसिस में बताऊं तो पहला क्वेश्चन सबको पता है, कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, आपको करके ही जाना पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में स्किप करना होगा, बाकी 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे अलग से, ठीक है। साथ में आपका एमसीक्यू होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 30 मार्क्स का एमसीक्यू होता है जिसमें ऑन एवरेज आप मान के चलो 24 मार्क्स का आपका एएस से क्वेश्चन आएगा, और 6 से 8 मार्क्स का आएगा नॉन एएस या चैप्टर वाइज, जो चैप्टर लिखा है ना, अमालगेशन, इंटरनल, कैश फ्लो, बायबैक, इनसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1 एएस से क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 के बी तक, यानी क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक, 6 के सी तक आपका चैप्टर से क्वेश्चन होगा, नहीं तो आपके एएस का क्वेश्चन होगा। मोस्टली जो एएस आएगा वो आपके 3rd के बी में और 6 के बी में या 6 के ए में आएगा, और एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है 6 के ए में या बी में आएगा, ठीक है। 6 का सी ब्रांच का क्वेश्चन होता है मोस्टली। 4th में आपका अमालगेशन दिखेगा, 4th के बी में कॉन्सेप्ट फाइनेंस में दिखेगा, और 3rd का ए या 3rd के बी में आपको कैश फ्लो का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये था मोटा मोटा एनालिसिस, अगर आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसी पेपर एनालिसिस के बेसिस पे हम करने जा रहे हैं आपका पेपर प्रेडिक्शन। क्या करने जा रहे हैं, पेपर प्रेडिक्शन। तो इस पेपर प्रेडिक्शन में जो मैंने रिसर्च में जो जो चीजें इंक्लूड करी है मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दी है, यहाँ पे दोबारा बताता हूँ। आपका आरटीपी लिया है, आपका एमटीपी लिया है, आपका फिजिक्स का पेपर लिया है, फिर ओ सिलेबस जो होता था हमारा 2018 से लेकर 2023 का, उसका पेपर लिया है, और साथ में आपका मोटर टेस्ट पेपर लिया है। जो जो चीज आपके रिलेवेंट है वो चीज मैंने डाल दी है, बाकी एक्स्ट्रा या फालतू चीजें जो आपको थोड़ा कंफ्यूज या वीडियो को या पीडीएफ को लंबी करेगी वो मैंने हटा दी, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। अब आता है सबसे पहला पॉइंट पेपर प्रेडिक्शन में, कि पेपर फॉर्मेट होने वाला क्या है। अब मान के चलो 80% तो आपने भी पेपर फॉर्मेट ना प्रेडिक्ट कर लिया होगा, यार क्वेश्चन नंबर 2 में ये आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में ये आएगा, 4 में आएगा। मैं खुद मानता हूँ कि सबने कर लिया होगा, पर मैं एक्स्ट्रा क्या बताने वाला, जब वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यार ये 80% तो मुझे भी पता था, पर भैया ने कुछ ऐसी चीजें बताई है ना आपको कहीं नहीं मिलेगी, बस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ईएस का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप मान के चलो क्वेश्चन नंबर 2 में हाई चांस है कि आपका इंटरनल का क्वेश्चन आएगा। मैं हाई चांस क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए या 3 के बी में आपको मान के चलो कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा, नहीं तो अगर एक बार कैश फ्लो का क्वेश्चन आ गया 3 के ए या 3 के बी में एक क्वेश्चन जो होगा, या तो बायबैक से पूछ सकता है या तो फाइनेंस स्टेटमेंट कंपनी, लास्ट टाइम याद होगा लास्ट अटेम्प्ट में मेरे 26 में इंटरनल से क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है इस बार फाइनेंस स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाए, या एएस का क्वेश्चन आ जाए, या कोई स्मॉल कॉन्सेप्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे माइनर इंटरेस्ट हो गया, परचेज कंसिडरेशन होगा, या एएस 13 का क्वेश्चन आ गया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का से आप मान के चलो 80% फिक्स है, AS-14, AS-21, और हम बात करने जा रहे हैं ब्रांच की बात करने जा रहे हैं। 6 का ए और या 6 के बी में एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, और फिर उसके अलावा या तो कोई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट अटेम्प्ट में AS-5 का क्वेश्चन पूछा था, उससे पहले इंटरनल का या फाइनेंस स्टेटमेंट कंपनी से क्वेश्चन पूछता था इसे, ठीक है। एमसीक्यू की बात करें, अगर एमसीक्यू की बात करें तो 3 केस स्टडीज आएगी आपकी, जो कि 6 से 8 मार्क्स की होगी, और 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो किसी बिना किसी केस स्टडीज के क्वेश्चन होंगे, वो एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपको सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में अटेम्प्ट करके जाना चाहिए। ओवरऑल पेपर कैसा आएगा मैं अभी से बता रहा हूँ। ओवरऑल पेपर मैं आपको सिर्फ इस अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, या लास्ट 7 अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप रैंडमली कोई भी अटेम्प्ट लिखना, मई 18, नवंबर 18, मई 21, नवंबर 21, नॉट जस्ट सीए इंटर, आप सीए फाइनल का एफआर का पेपर का भी वो क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब पे जाकर चेक करना। आपको एक चीज सुनने में दिखाई देगी, पेपर इजी था, एवरेज था, हार्ड था, वो डिपेंड करता है जिस अटेम्प्ट का वीडियो देख रहे हो। बट एक चीज कॉमन मिलेगी, वो मिलेगी पेपर लेंथी था। किसी का 5 मार्क्स का, किसी का 10 मार्क्स का, किसी का 15 मार्क्स का, किसी के 20 मार्क्स का पेपर छूटा था। मतलब आता हुआ पेपर छूट रहा है। और प्लीज अगर कोई वीडियो अभी देख रहा है ना, कमेंट करके बताना, कई ऐसे बच्चे थे जिनके मार्क्स कैसे थे अकाउंट में 57, 58, इवन 59 भी मार्क्स थे। कई ऐसे बच्चे जिनके ग्रुप में मार्क्स थे 147, 148 मार्क्स देखे, 149 नहीं देखे, झूठ नहीं बोलूंगा, पर 147 देखा है, 148 देखा है, 145 देखा है, 146 देखा है। अब वो होता क्या है, जो आप 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का पेपर की लेंथ से छोड़ते हो, काश 15 में से एक क्वेश्चन में मैं कर लेता ना, तो या तो मेरा ग्रुप 1 निकल जाता, नहीं तो मेरे अकाउंट्स में ना एग्जाम्शन आ जाती। क्या होता, या तो मेरा ग्रुप 1 निकल जाता, या मेरा अकाउंट्स में एग्जाम्शन आ जाती।
बट हुआ क्या, जो पेपर छूट गया उसकी वजह से आपको ये वाला अटेम्प्ट भी देना पड़ा। और है बहुत बच्चे हैं, अगर कोई ऐसा बच्चा है प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हाँ भैया मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ, देखो पेपर एवरेज आएगा, हार्ड आएगा, ईजी आएगा, ये बताना थोड़ा मुश्किल है, बट एक चीज़ फिक्स है कि पेपर आपका लेंथी होगा। अब मान के चलो पेपर लेंथी होगा, और अगर आप बोलोगे पेपर टफ आएगा, ईजी आएगा, एवरेज आएगा, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, पेपर मोर एवरेज आएगा। ईजी मत समझ के जाना, एवरेज या अबव एवरेज पेपर होगा। क्यों? कि आईसीएस चाहता है कि रिजल्ट कम आए। हाँ, सच में चाहता है। देखो यार, सबको सीए बना दे। देखो बीच में क्या होता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब मई 24 में फाइनल का, पहले इंटर का, फिर फाइनल का 3-3 अटेम्प्ट कर दिया, और 2-4 अटेम्प्ट में ना, 2-4 अटेम्प्ट फाइनल का, मैं इंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनल का 15%, 20%, 25% रिजल्ट दे दिया। हुआ क्या? सीए बन गए सारे। सप्लाई ज़्यादा हो गई पर डिमांड तो उतनी बढ़ी नहीं। जब सप्लाई बढ़ के डिमांड नहीं बढ़ी तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिली, या जॉब मिली भी, ऐसा नहीं कि सब लोग बेरोजगार थे, या मिली भी पर अपने स्टैंडर्ड से कम। अब जो बच्चा रैंकर था, या जो बच्चे को 15 या 20 लाख का पैकेज मिलना चाहिए था, वो 15 लाख पाया। जिसको 15 लाख का मिलना चाहिए उसको 10 लाख में मिला है। इनफैक्ट अगर वीडियो पर सर्च करोगे ना, 2010 से 2012-13 कोई अगर उस टाइम सीए बना के नोन में है, उनसे पूछना एवरेज सैलरी का पैकेज क्या था, 8 से 12 लाख के बीच में, डिपेंड कि बच्चे की रैंक क्या है, बिग फोर से, ये सब करता था। आज भी देखोगे ना 8 से 12 लाख है। बहुत रेयर होता है कि 15 से 20 लाख से ऊपर किसी को मिलता है। वो भी किसको मिलता है? जिसकी रैंक हो, या जिसकी आर्टिकलशिप में बहुत अच्छी सी मेहनत की हो उसने। वरना एवरेज पैकेज आज भी इस महंगाई के जमाने में आज भी 10 से 12 लाख से ऊपर गया ही नहीं पिछले 10-15 सालों में। इसलिए चाहता है, ऐसे चाहता है यार तुम फेल हो, तो क्या करेगा, लेंदी तो बनाएगा बनाएगा, पेपर को अबव एवरेज बनाएगा। क्यों? यहाँ बच्चा फेल हुआ ना यार, अकाउंट्स में तो एग्जाम्शन लाना था, यहाँ तो, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की एग्जाम्शन आती है। अब बच्चा कह रहा है एग्जाम्शन आएगी नहीं, तो अपना लॉ का पेपर खराब करेगा, वो अपना टैक्स का पेपर खराब करेगा। और ऐसे कई बच्चे होंगे जिनके साथ पास में हुआ है, प्लीज कमेंट करके बताना कि हाँ भैया हमारे अकाउंट्स में तो अच्छे मार्क्स आ गए, पर लॉ टैक्स की वजह से रह गए। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गया, मैंने पेपर नहीं दिया। तो ऐसे चाहता है कॉन्फिडेंस छूटे। उसके बाद देखना, अगर एक बार अकाउंट्स का पेपर एवरेज एवरेज कुछ भी आ गया, तो लॉ या टैक्स का ईजी आ जाता है। तो और वैसे भी आईसीआई एक पेपर टफ बनाता है ग्रुप 1 से, एक पेपर आता है ग्रुप 2 से पेपर टफ। लास्ट अटेम्प्ट में टैक्स का था और ऑडिट का पेपर था। बाकी कॉस्ट का देखो, बहुत ऐसे बच्चे जिनकी एग्जामिशन है कॉस्ट में। हाँ, एफएम का भी थोड़ा ट्रिकी था, मुझे याद है, एफएम का ट्रिकी था, और ऑडिट तो टफ था ही, और टैक्स में डीटी का पेपर टफ था, जीएसटी आसान था, और लास्ट टाइम लॉ और अकाउंट्स भी आसान था। तो एक डीटी, एक ऑडिट, एक एफएम, ये टफ था, बाकी सब आसान थे। तो ऐसे जानबूझ के ऐसा करता है कि बच्चा रोके जाए। अब कई बच्चों के ऑडिट में खड़ा मार्क्स, यार ऑडिट में फेल हो रहा है, बट चलो एफएम भी ट्रिकी था, पर एफएम तो आसान था। पर इसलिए ऐसा-ऐसा करता है कि जानबूझ के बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ा जाए कि खुद से ही फेल हो जाए। फिर बाद में तो खुद से भी खुद ही गलत मार्किंग स्कीम से, तो समझ गया यार, गलत मार्किंग जिससे कर देता है। तो पहले चाहता है बच्चा खुद से फेल हो जाए, अगर 2-4 बच्चे रहेंगे तो हम खुद ही फेल कर देंगे। ठीक है? तो यही चीज़ होती है। इसलिए कह रहा हूँ पेपर लेंथी होगा और अबव एवरेज होगा। तो ये मत सोचना बहुत ईज़ी आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया कोई बात नहीं। ये सोच के जाना कि पेपर टफ ही आएगा। एवरेज भी मत सोचना कि पेपर टफ आएगा, ताकि उस लेवल का आप सोच के जाओ, वहाँ पे अच्छे से लिख के आओ, ताकि आपका ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो भी आप दे रहे हो निकल जाए। ठीक है? अब आता है जब हमने पेपर फॉर्मेट का प्रेडिक्शन कर दिया, बट हाँ, जाने से पहले एक और चीज़ बता दूँ, जो ये पेपर फॉर्मेट है ना, आप मान के चलो कि 80% करेक्ट होगा, 20 से 30% मान के चलो चीज़ें आपको चेंज देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट अटेम्प्ट में क्या होता था, हर अटेम्प्ट में क्या था, आईसीएआई AS-21 का एक 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, पर लास्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, AS-21 प्लस AS-24 का शायद क्वेश्चन आ गया था, जिसमें ये 10 मार्क्स का था और ये 4 मार्क्स का था। हर अटेम्प्ट में क्या होता था कि क्वेश्चन नंबर 2 में या तो इंटरनल आएगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरनल आएगा। पर लास्ट अटेम्प्ट में क्या कर दिया, इंटरनल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया। इसलिए बोल रहा हूँ कि 80% चीज़ें करेक्ट होगी, 20% वो ऐसे अपने हिसाब से चेंज करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि आज एआई का ज़माना है, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ बनती है, बच्चे देख के जाते हैं, तो बच्चों के पास रिसोर्सेज़ की आज के टाइम में कमी नहीं है, तो कुछ ना कुछ वो चेंज करके जाएगा। हो सकता है, मान लो यहाँ पे आप फाइनेंस स्टेटमेंट पढ़ के जा रहे हो, मतलब इस बार इंटरनल का क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है फाइनेंस स्टेटमेंट का क्वेश्चन ऐसे दोबारा दे दे और यहाँ पे इंटरनल का क्वेश्चन दे दे। तो ये चीज़ भी हो सकती है। इसलिए कह रहा हूँ 80% करेक्ट होगा, 20% करेक्ट नहीं होगा। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। हाँ, ये मेरी लास्ट अटेम्प्ट की वीडियो है। 1 सेकंड, किसमें था? ये मेरी लास्ट अटेम्प्ट की वीडियो है, ठीक है? अब मैंने इसमें डाला था, किसमें डाला था मुझे याद नहीं है। नहीं, इसमें नहीं था, इसमें था। ये लास्ट अटेम्प्ट की वीडियो मेरी, आप जाके देखना। इसमें मैंने कुछ प्रेडिक्शन करी थी, देखा? क्वेश्चन नंबर 1 के आप प्रेडिक्शन देखोगे, जो मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 1 की प्रेडिक्शन में, आई थिंक क्या बोला था मुझे याद भी नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। 1 सेकंड। हाँ, मैंने कहा था इसमें कहा था यार, 1 सेकंड मुझे देखने दो। एक सेकंड। खैर ठीक है, मैं इस पे आता ठीक है, इस पे आता हूँ। हाँ, मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि यह वेरी हाई चांस है कि आपको ना AS-26 या AS-10 या AS-28 या AS-2 से क्वेश्चन देखने को मिला, और हुआ भी। AS-10, AS-28 से क्वेश्चन आया। साथ में ये भी बोला था कि AS-15 या AS-20 से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो को जाकर देख लेना। अब हुआ क्या, एक बच्चे ने कमेंट करा, मैं आपको उसको कमेंट दिखाता हूँ। हाँ, देखो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कितने चूतिया बच्चे होते हैं। प्रेडिक्शन तो फेल हो गई, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रेडिक्शन तो फेल हो गई आपका, 60% मैच कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली आई होप यू डोंट डिलीट दिस कमेंट।
अब मैंने तो कमेंट बाद में पढ़ा, उससे पहले एक बच्चे ने कमेंट पढ़ा, लिखा, कहाँ भाई, भैया ने जो बोला था आ तो गया, 16 19 20 से ज्यादा मार्क्स का ही था, आई थिंक प्रॉपर जो बताया वही आया, तुम्हें क्या अलग लगा? ठीक है, हाँ, अगर तुम इग्नोर एएस से देखो, इसने क्या लिखा, अगर तुम इग्नोर एएस से देखो तो पता चलेगा उनसे ही पेपर आया था। अगर आप इस वीडियो में मे 26 में देखोगे, मैंने इग्नोर एएस बोला था कि AS5 और AS20 से क्वेश्चन नहीं आएगा, पर भगवान की दया से वो क्वेश्चन पेपर में आ गया। क्या बोला था? AS5 AS20 से क्वेश्चन नहीं आएगा, और आ गया मे 26 में। और कितने मार्क्स का है? AS5 से आया सिर्फ 4 मार्क्स का, AS20 से आया सिर्फ 2 मार्क्स का, सिर्फ 6 मार्क्स का, सिर्फ 6 मार्क्स का पेपर। बच्चा क्या गलत हो रहा है? अब ऐसे चूतिया बच्चों को मैं क्या बोलूं? ठीक है, ठीक है, जैसा जैसा था। अब इसके बाद का कमेंट पढ़ के जाना क्या है। इग्नोरेंस से कितने मार्क्स का? एक AS4 और AS20 मार्क्स, बस अब बता दो। AS13 बताया था, AS4 बताया था, जो जो बताया था वो सब आ गया। कितने मार्क्स का है आया? आया वो भी बता दो। इग्नोरेंस से प्लीज एक बार। नो डाउट आपने जो डिस्कशन वही आया, बस क्वेश्चन 1 में आपने बोला था AS15 AS25 और 15 बोला था नहीं आएगा, बट वो आ गया। ठीक है, मैंने ऐसे बोला नहीं था, मुझे याद है। चलो स्टिल मैंने बोला कि AS15 25 क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा, बट इंपॉर्टेंट एएस में तो बताया था क्या आएगा। अब वो क्वेश्चन नंबर 1 में आया, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में आया, चाहे क्वेश्चन नंबर 4 में आया, तो भाई तुझे करना तो होगा ना। अगर मैं तुझसे बोलूं कि AS11 इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे, चाहे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे, चाहे MCQ में पूछे, आएगा तो सही। और मैंने इस वीडियो में बताया था कि 80% गलत होगा, तो आप देखोगे सिर्फ 6 मार्क्स का जो था, जो हमने प्रेडिक्ट किया था, उसमें से नहीं आया, बाकी 94 मार्क्स हम लोग सब कुछ आया। बताओ, अब बताओ, इस बच्चे ने कुछ कमेंट नहीं किया। तो ये 2-4 चूतिया बच्चे तो ऐसे होते हैं जो खुद तो फेल होते ही होते हैं, साथ में 2 बच्चों को खुद भी डूबते हैं और 2 बच्चों को लेके डूबते हैं। क्यों? उनको लगता है भाई इसने तो बोला है गलत नेगेटिव कमेंट करना है, वीडियो तो देख ले बेटा। और इसके बाद 2-4 और फालतू कमेंट करे। मैंने फालतू ये दूसरे चैनल पे किया था, मैं समझ गया। इतना टाइम तो किसी बच्चे के पास तो होता है। हाँ, वो उससे गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, एक आध वीडियो में गाली देगा। तो हर वीडियो में गाली दे रहा है मतलब समझ जाओ बच्चा नहीं, फिर कोई और है, आपको पता है कि कौन है, समझ जाओ। ठीक है, तो ऐसे बच्चों की वजह से या ऐसे लोगों की वजह से ना अच्छी वीडियो पे भी कई बार गलत चीजें हो जाती है। ठीक है, खैर वही मैंने आपको बता रहा हूँ कि 80% सही होगा, 20% मान के चलो गलत होगा। लास्ट टाइम में सिर्फ AS20 से 2 मार्क्स का, AS5 से 4 में, तो सिर्फ 6 मार्क्स का था जो मैंने कहा था कि नहीं आएगा, पर वो पेपर में आ गया। बाकी जो चीजें बोली थी ऑलमोस्ट सारी चीजें होगी। आप चाहे तो May 26, Jan 26, सितंबर 25, May 25 से लेके इवन Jan 25 से लेके May 26 जितनी वीडियो देखोगे, आपको जो मैंने बताया वही चीज पेपर में आई थी। बाकी आपकी मर्जी, आपको मानना है मत मानना। ठीक है, तो जो पेपर फॉर्मेट होगा, अब मान के चलो यही होने वाला है। ठीक है, अब आता है इसी पेपर फॉर्मेट पे। देखो, ये तो कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि भैया पेपर फॉर्मेट होगा क्या, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। भैया लास्ट साल का पेपर देखा, क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा। बट आप में क्या खास बात है जो आप चिल्ला चिल्ला के बोलो कि इंडिया की बेस्ट वीडियो है? अब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 की प्रेडिक्शन। क्वेश्चन लास्ट 2 अटेम्प्ट में आप जाके, लास्ट 2 अटेम्प्ट में मैंने जितना सितंबर 25 में प्रेडिक्टिंग किया था, बट Jan 26, May 26 एक बार तुक्का लगता है, 2 बार नहीं लग सकता। इवन सितंबर 25 में भी करा था, पर वो वीडियो में नहीं बताया था, वो टेलीग्राम पे बताया था। तो आप टेलीग्राम की वीडियो पे विश्वास मत, टेलीग्राम के मैसेज पे विश्वास मत करो, आप सिर्फ वीडियो जाकर देख लो। May 26, Jan 26 क्वेश्चन नंबर 1 की जो प्रेडिक्शन करी थी बिल्कुल मैच करती। साथ में अगर आप थंबनेल देखोगे ना, अगर आप थंबनेल देखो, May 26 की थंबनेल देखो, यहाँ देखो, अगर आप देखो कि AS10 बताया था, वही चीज आ गई। यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने बताया था कि मतलब आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। बस वीडियो का देख लो, आपको लगा हाँ भैया आपने जो बताया था ना, जिस तरह से बताया था वही चीज पेपर में आई थी। ठीक है, तो इस बार की जो मेरी प्रेडिक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा उसमें से एक पार्ट, देखो क्वेश्चन 1 में 3 पार्ट होते हैं, पार्ट A B C या पार्ट A या B, मतलब 14 मार्क्स का होता है, कई बार वो 7 मार्क्स का होता है, जैसे सितंबर 25, जैसे आपका May 24 में था 7 मार्क्स, या जैसे आपका लास्ट अटेम्प्ट में था 5 मार्क्स और 4 मार्क्स, इस तरह से पूछते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट जो होगा, चाहे वो 5 मार्क्स का हो चाहे 7 मार्क्स का हो, वो आपको देखने को मिलेगा AS2, AS16, AS19, AS26 या AS13 से देखने को मिलेगा। अब आप पूछोगे भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आओ मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। May 24 से लेके हमने डाला May 26 यहाँ पे आपको नीचे दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी है, फर्स्ट का सी। ठीक है, चैप्टर 5 का स्टैंडर्ड, यहाँ पे AS5 की बात कर रहा हूँ, चैप्टर 5 कह रहा हूँ, चैप्टर 5 सितंबर 25 में एक क्वेश्चन आया चैप्टर 5 से, Jan 25 में एक क्वेश्चन चैप्टर 5 से, May 25 में आया 2 क्वेश्चन आया चैप्टर 5 से, सितंबर 25 में आया चैप्टर 5 से, Jan 26 में आया चैप्टर 5 से और May 26 में आया चैप्टर 5 से। मतलब एक चीज फिक्स है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आएगा, एक चीज फिक्स हुआ है चैप्टर नंबर 5 से। किससे आएगा? चैप्टर नंबर 5 से आएगा। अब उसके बाद देख लो कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन-कौन से ए से आए थे, AS16, AS2, AS26, AS19, AS10, AS13, AS2, AS16 और लास्ट टाइम आया था AS10 और AS28 से क्वेश्चन आया था। मतलब एक चीज फिक्स है, क्वेश्चन नंबर 1 में एक स्टैंडर्ड, एक चैप्टर के जो जिस चैप्टर से स्टैंडर्ड आएगा होता है चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पे हमने अलग से बैलेंस किया है चैप्टर नंबर 5 का एएस का डिटेल एनालिसिस। तो आप देखोगे पिंक कलर में देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 में कि क्वेश्चन नंबर 1 कौन से स्टैंडर्ड आए थे, फिर येलो कलर में देखोगे जो अदर देन क्वेश्चन नंबर 1 में आए, फिर ब्लू मार्क्स, जो ब्लू कलर का आप देखोगे जो 2-2 मार्क्स के होते हैं ना, स्टार्टिंग में बताते हैं जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं या अलग से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए, वो मैंने ब्लू कलर के हाईलाइट में कर दिया। फिर आता है आपको ब्राउनिश कलर में दिखेगा ये
जो अलग से केस सीरीज में मतलब जो भी 10 मार्क्स जो भी एमसीक्यू था वो इस वाले स्टैंडर्ड से था। तो आपको देखो पिंक कलर में क्वेश्चन नंबर 1, अदर देन क्वेश्चन 1 येलो कलर से 2 मार्क्स का एमसीक्यू तो उसमें डाल दिया, और कोई केस सिनेरियो क्वेश्चन है फुल फ्लेज उसको मैंने ब्राउनिश कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो आप ढंग से देखोगे ना, ढंग से देखो, हर अटेम्प्ट में 1 से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में जो आता है वो पिंक कलर का आपको दिख जाएगा, वो चैप्टर नंबर 5 से। इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत दिल से बोल रहा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए या फर्स्ट के बी में हो, चाहे फर्स्ट के सी में हो, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में होगा, वो आपके चैप्टर नंबर 2 से, 16 से, 90 से, 26 से होगा, और AS-13 से होगा। AS-28 से नहीं होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। अब क्यों नहीं होगा उसको भी मैं आपको बता दूंगा, बट AS-2, 16, 19, 26 और AS-13 से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ भैया आपने AS-28 को क्यों बोला कि नहीं आएगा, इसका रीजन भी आप सुन के चले जाओ, आपको बताता हूँ कैसे। देखो, AS-2 से क्वेश्चन आया, हमें पिंक कलर का हाईलाइट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है। उसके बाद कब आया, इस अटेम्प्ट में नहीं आया, इस अटेम्प्ट में नहीं आया, इस हाँ आया सितंबर 24 में, पर वो अदर देन क्वेश्चन नंबर 1 में है, उसके अलावा नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं आया, मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, कब आया, सितंबर 25 में आया। अब आते हैं AS-10 कब आया, मई 25 में आया और मई 26 में, मतलब इसके अगले अटेम्प्ट में तो नहीं आया। फिर AS-13 कब आया, सितंबर 24 में आया और जन 26 में आया। AS-16 का सॉरी AS-13 से एक बार आया मई 25 में, मई 24 में AS-26 कब आया, मई 24 में आया AS-16 आया, और जन 26 में AS-16 आया। फिर जैन 25 में AS-19 आया, उसके अलावा कभी नहीं आया। सितंबर 24 एक बार आया AS-26, और लास्ट टाइम में AS-28 से क्वेश्चन आया आपके क्वेश्चन नंबर 1 में। मतलब जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 1 में चैप्टर 5 से आ गए, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 1 में आ गए, वो अगर अगले टाइम में रिपीट हो भी रहा है, बट क्वेश्चन नंबर 1 में रिपीट नहीं हो रहे। मतलब AS-2 का क्वेश्चन था वो रिपीट हुआ, बट क्वेश्चन नंबर 1 में रिपीट नहीं हुआ। इसलिए बोला कि लास्ट टाइम जब AS-28 का क्वेश्चन आ गया है तो वो आएगा, इंपॉर्टेंट है, पर क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने ब्रैकेट में AS-28। उसके अलावा जितने स्टैंडर्ड है AS-2, 16, 19, 26 और AS-13 वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, एक बात हो गई। अब साथ में एक और चीज आप देख के जाओ, कितने स्टैंडर्ड है, टोटल आपके 7 स्टैंडर्ड है। इसमें आप देखोगे ना, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 स्टैंडर्ड है, जिसमें से हमने ये वाला जो स्टैंडर्ड है ना, ये वाला जो स्टैंडर्ड है, इसको हमने हटा दिया, इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया 6 स्टैंडर्ड। अब ऐसा क्यों, आपको वीडियो का स्टार्टिंग में बता देते, जो AS-13 है उसको हम चैप्टर मानते हैं, बाकी सबको हम AS की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ AS इस चैप्टर से कितनी बार पूछे गए। 6 स्टैंडर्ड में से 3 क्वेश्चंस आपको मई 24 में दिख जाएंगे, सितंबर 25 में 2 क्वेश्चन 2 एस दिख जाएंगे, जैन 25 में 2 एस दिख जाएंगे, मई 25 में 2 एस दिख जाएंगे, सितंबर 25 में 2 एस दिख जाएंगे, जैन 26 में 2 एस दिख जाएंगे, और आपको जो लास्ट टाइम 2 एस, मतलब हर अटेम्प्ट में 6 स्टैंडर्ड में से, एक्सेप्ट मैंने इसको कंसीडर नहीं किया है, इस 13 को कंसीडर नहीं किया है, अगर बोला जाए तो हर अटेम्प्ट में 6 में से एटलीस्ट 2 स्टैंडर्ड तो इस अटेम्प्ट से, इस चैप्टर से आते ही आते हैं। फिर मार्क्स वाइज बता देता हूँ, मार्क्स वाइज देखोगे 18 मार्क्स, 49 मार्क्स का पूछा था आईसी ने मई 24 में, 18 मार्क्स इससे था। 15 मार्क्स का सितंबर 25 में लगा, जैन 25 में 15 मार्क्स, मई 25 में 15 मार्क्स, सितंबर 25 में 18 मार्क्स, जैन 26 में 11 मार्क्स, और लास्ट टर्म में सिर्फ 7 मार्क्स का पूछा। मतलब एवरेज आप लोगोगे, सिर्फ लास्ट टर्म को छोड़ दिया जाए तो एवरेज जो बनता है वो बनता है 15 मार्क्स। 45 मार्क्स का एवरेज आपका एएस से क्वेश्चन पूछेगा, और उन सभी स्टैंडर्ड से मिलाकर उस 45 में से 15 मार्क्स तो सिर्फ चैप्टर 5 से पूछा जा रहा है, वो भी हाई चांस है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसलिए आपको अगर कोई स्टैंडर्ड सबसे पहले रिवाइज करना है तो वो करना है आपको AS-2, AS-16, AS-19, AS-26, फिर AS-13। क्यों? तो इसके हाई चांस है क्वेश्चन नंबर 1 में। अब जैसे इसको मान लो किसको AS-28 नहीं आता तो वो स्किप कर सकता है, क्यों, क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं आएगा, बाकी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको ऑप्शन में स्किप कर सकते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपल्सरी क्वेश्चन है, तो उसके लिए AS-2, AS-16, 19, 26 और AS-13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं AS-13 पे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ये तो सबको ही पता होगा, स्टिल बता देता हूँ। एक बार नहीं आया, अगली बार आ गया, एक बार नहीं आया, अगली बार आ गया, एक बार नहीं आया, अगली बार आ गया, एक बार, इस बार में तो 2 मार्क्स है तो इसको कंसीडर, मतलब एक बार आता है, अगली बार नहीं आता, एक बार आता है, अगली बार नहीं आता, एक बार आता है, अगली बार नहीं आता। मतलब कि ये ऐसा हो गया कि एक बार हम जीतते हैं, एक बार तू जीतता है, एक बार मैं आ गया, एक बार तू आ गया। तो ये सेट में कहता है, इस अटेम्प्ट में आया हूँ, अगले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, इस अटेम्प्ट में आया हूँ, अगले अटेम्प्ट में नहीं हुआ। इसलिए बोला कि मई 26 के लिए सितंबर 26 के लिए AS-13 इंपॉर्टेंट बनता है, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी आ सकता है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी आ चुका है, तो हो सकता है दोबारा से ऐसा रिपीट कर दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये था कि कौन सा स्टैंडर्ड जो 100% आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 5, चाहे वो AS-2 हो, 16 हो, 19 हो, 26 हो या AS-13 हो, ठीक है। अब आता है उसके अलावा जो 2 पार्ट है, फर्स्ट का बीफ या फर्स्ट का सी, या फर्स्ट या एक पार्ट में पूछे तो कौन से स्टैंडर्ड से आ जाता है, तो मुझे लगता है वेरी वेरी हाई चांस है, वेरी वेरी हाई चांस। देखो जो इंपॉर्टेंट एएस दूंगा उसमें से मैं जो भी इंपॉर्टेंट एएस में दूंगा आगे जाके, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एएस, हाँ, जैसे मैं आपको जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एएस बताऊंगा ना, यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट एएस बताऊंगा उसमें से आएगा, बट मुझे क्या लगता है इस इंपॉर्टेंट एएस में से भी कौन से क्वेश्चन, कौन सा एएस आपके क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है AS-20, AS-22, AS-9, AS-29, आई थिंक ये था AS-25, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, रुक जाओ। AS-20, एक सेकेंड, 15-20, और नंबर,
हाँ, AS-25 हाँ, AS-25 AS-29 आप लो, AS-25 भी यहाँ पे लिख दो। अब लिख लेना, ठीक है? हाँ, जब आप वीडियो देख रहे हो तो एक बार मैं कहूँगा कि पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ फाइल को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसके बाद जो-जो चीज़ मैं बताऊँगा पीडीएफ के साथ पीडीएफ में लिखते जाना, प्रिंट आउट ले लेना और लिखते जाना, ताकि आपको चीज़ें याद रहे कि हाँ, आपको बार-बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? अब आता है कि AS-9, AS-29, AS-25, AS-20, A-22 इन 5 में से कोई भी 1 स्टैंडर्ड या 2 स्टैंडर्ड पार्ट ए, पार्ट बी में और पार्ट सी में आ सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हो सकता है आपको ये भी देखने को मिले AS-20, AS-22 और मान लो लेट्स सपोज़ करो AS-16 इससे भी देखने को, या हो सकता है AS-20 या AS-22 इससे ये भी हो सकता है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 80% करेक्ट होगा, 20% करेक्ट नहीं होगा। तो आईसी को पता है यार, बच्चों को पता चल गया है कि चैप्टर 5 से क्वेश्चन आता है, तो हम क्या करते हैं कुछ अलग करते हैं। तो हो सकता है AS-20 या AS-22 से क्वेश्चन आ जाए, या अगर ये चीज़ भी नहीं हो तो जो इंपॉर्टेंट AS दूँगा उसमें से आएगा, इतना मान के चलो। बट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट AS में से भी क्या सबसे ज़्यादा आ सकता है, वो AS-20, 22, 9, 29, 25। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, बड़े ढंग से देखना, बड़े ढंग से देखना। AS-15 रिपीट हो गया, AS-15 रिपीट हो गया। हाँ भैया, एक स्टैंडर्ड जो है वो अगली बार रिपीट हो गया। AS-22 हाँ भैया रिपीट हो गया। AS-20 हाँ भैया ये रिपीट भी हो गया। अब बचा क्या? AS-9 अभी तक रिपीट नहीं, तो हो सकता है अगली बार रिपीट हो जाए। AS-25 रिपीट नहीं हुआ, ठीक है, तो दोबारा रिपीट हो सकता है। और AS-20 और AS-22 ऑलरेडी एक बार रिपीट हो चुका है, तो हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि AS-16, AS-20, AS-22 या AS-16, AS-9, AS-25 ये हो सकता है। अगर वो चीज़ भी नहीं है, पर जो मतलब ये चीज़ भी रिपीट नहीं हुई, तो जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड दूँगा उसमें से आपको देखोगे, आपको देखने को मिलेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। पर उसमें से भी मोस्ट प्रॉब्लम जो मैंने प्रेडिक्शन किया है या जो मैंने एनालिसिस किया है, उस बेसिस पे बता रहा हूँ कि आपको इसी में से देखने को मिलेगा। अगर इन केस नहीं भी होता, तो जो ये इंपॉर्टेंट एएस दूँगा ना मैं यहाँ पे, कहाँ गया? जो ये इंपॉर्टेंट एएस मैं दूँगा यहाँ पे, जो ये इंपॉर्टेंट एएस दूँगा, उसमें से देखने को मिलेगा। आप उस बात की टेंशन मत लेना, ठीक है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 की प्रेडिक्शन, जिसमें हाई चांस है कि आपको इन स्टैंडर्ड में से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके साथ ही मैंने इसके साथ ही क्वेश्चन 1 की बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन कर दी है, ठीक है? आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? अब बात करते हैं आगे। हाँ, 1 सेकंड, 1 सेकंड। हुँ। अब आते हैं, जब हमने क्वेश्चन 1 की प्रेडिक्शन कर ही ली है, तो साथ में आपके एएस की प्रेडिक्शन भी कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एएस में मतलब आपको समझ में आ जाए कि आपको कौन सा एएस पढ़ के नहीं जाना है, कौन से पढ़ के जाना है। तो अगर एएस की बात करें, तो एएस आपको मोस्टली क्वेश्चन नंबर 1 में दिखता है। ठीक है? हाँ, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैं सिर्फ करंट अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा या उससे पहले अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा। लास्ट 16 साल में 2010 से लेकर 2026 लास्ट 16 साल में बहुत दुनिया बहुत चेंज हो गई है। बट एक चीज़ चेंज नहीं हुई क्या, कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑलवेज 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 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब लास्ट 16 सालों में एक चीज़ जो आईसीए की फिक्स है, कि अगर हम अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछेंगे इंटरमीडिएट लेवल पे, चाहे वो ग्रुप 1 में था, पहले ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में अकाउंट्स होता था। आज के टाइम में सिर्फ एक ही पेपर होता है। चाहे वो 2 पेपर हो, चाहे 1 पेपर हो, चाहे कैसा भी हो, अकाउंट्स में पहला कंपल्सरी क्वेश्चन वो आपके एएस का होगा। तो अब मान के चलो कि आपके टाइम में मान के आपको पता है यार क्वेश्चन 1 एएस से पूछेगा। ये फन फैक्ट है, मतलब दुनिया बहुत चेंज हो गया, आईसीए ने बहुत चीजें चेंज कर दी पेपर स्टैंडर्ड में। लास्ट 2-3 साल से तो एएस से पेपर बना रहा है। पर एक चीज आईसीए ने फिक्स कर दी, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 में फिक्स है कि एएस से ही क्वेश्चन पूछेंगे। पता नहीं क्यों इनको ऐसा प्यार है, बट प्यार है उनको। तो ये चीज मुझे बतानी थी, ठीक है? अब आते हैं एएस की प्रेडिक्शन पे। तो एएस की प्रेडिक्शन देखा जाए तो मई 24 में क्या था, ओवरऑल जो क्वेश्चंस में आता है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 3 के बी में दिखेगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 के ए या बी पार्ट में देखने को मिलेगा। मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी और क्वेश्चन नंबर 6 के ए या बी पार्ट में से पूछेगा। फिर उसके अलावा पूछेगा आपके एमसीक्यू से पूछेगा, एमसीक्यू से पूछेगा। तो हुआ क्या, मई 24 में 49 मार्क्स का पूछा, सितंबर 24 में 40 मार्क्स का पूछा, जैन 25 में 47 मार्क्स का पूछा, मई 25 में 42 मार्क्स का पूछा, सितंबर 25 में 47 मार्क्स का पूछा, जैन 26 में 40 मार्क्स का पूछा और लास्ट अटेम्प्ट में आपके 46 मार्क्स का पूछा। मतलब ऑन एवरेज वो आपसे 45 मार्क्स का पेपर पूछ रहा है आपके स्टैंडर्ड में। और ये मैं आउट ऑफ 100 मार्क्स की बात नहीं, मैं आउट ऑफ 140 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको अलग से कंपल्सरी मतलब अलग से आपको ऑप्शन में मिलता है, तो उसमें से आप देखोगे 49, 40, 47, 42, 47, 40, 46, मतलब ऑन एवरेज 45 मार्क्स का पूछता है। अब कई बार ऐसा भी हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 में या 6 में वो एएस का क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे मैंने आपको देखा, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया येलो में। 6 के भी में देखो, मई 24 से लेकर जैन 26 तक आता ही नहीं था। लास्ट टाइम में ऐसा हुआ है कि 4 मार्क्स का पूछा, बट हुआ क्या कि थर्ड बी में आपसे नहीं क्वेश्चन पूछा ये इसका क्वेश्चन, तो क्या हुआ, यहाँ से ना पूछ के ऐसे नहीं क्या किया, इस वाले अटेम्प्ट में कर दिया। तो जो बता था ना कि 80% करेक्ट होता है, 20 एक सेकंड रुकना है, किसी का फोन आ रहा है। हाँ, चलिए अब आते हैं वीडियो पे दोबारा कि एएस की बात कर रहा था मैं, एएस प्रेडिक्शन की बात कर रहा था कि 49 मार्क्स का आपका इसमें था, तो एवरेज 45 मार्क्स का ही आपसे पूछता है, और मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन फर्स्ट के, थर्ड के बी में और 6 के ए या बी पार्ट में से एक जगह वो पूछता है, ठीक है? अब आता है कि इंपॉर्टेंट एएस कौन-कौन से हैं, तो हम एक-एक स्टैंडर्ड की बात करते हैं, ठीक है? एक गेंद की हवाबाजी में एक-एक स्टैंडर्ड की बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के स्टैंडर्ड की। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि एक स्टैंडर्ड जब एक बार आ जाता है तो अगली बार रिपीट नहीं होता। इसलिए AS-2, AS-16, 19, 26 और 13 ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अदर देन जो क्वेश्चन नंबर 2 में या एमसीक्यू के लिए उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोई AS-28 जो है आपका, वो आपके क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बाकी स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका आपके लिए AS-2,
AS-16, 19, 26, 13 और 28 समझ में आ गया कि ये या तो क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं भी आता है तो बाकी स्टैंडर्ड में आएगा ही आएगा, बाकी क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा। ऑलरेडी मैंने ऊपर अच्छे से आपको समझा दिया है। साथ में एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ओवरऑल जो आपसे एएस पूछा जाता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ फुल फ्लेज एएस की बात कर रहा हूँ, फुल फ्लेज बोले तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, AS-20, AS-2, AS-16, AS-19 और आपका लास्ट में क्या है AS, मतलब टोटल आपसे 5 स्टैंडर्ड पूछे आइस है ना, उस 5 में से 3 स्टैंडर्ड पूछे आपसे चैप्टर नंबर 5 से। फिर यहाँ पे देखो फुल फ्लेज, यहाँ पे 2 मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 स्टैंडर्ड पूछा और 4 में से 2 स्टैंडर्ड तो सिर्फ आपके एएस के क्वेश्चन मतलब चैप्टर नंबर 5 के थे। तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड 5 में देखो AS-18, AS-20, AS-19, AS-28 को भी कंसीडर कर दिया, क्यों? क्योंकि वो एमसीक्यू के स्टैंडर्ड में था। AS-28, AS-15, AS-29, AS-22 मतलब 7 स्टैंडर्ड पूछा और 7 में से 2 स्टैंडर्ड आपके चैप्टर नंबर 5 से, मतलब ऑन एवरेज आपसे 5 से 7 स्टैंडर्ड पूछेगा फुल फ्लेज में। फुल फ्लेज मतलब जिसकी वेटेज 4 या उससे ज्यादा की मार्क्स की वेटेज है, और साथ में उसमें से 2 से 3 स्टैंडर्ड होंगे वो अकेले चैप्टर नंबर 5 के होंगे, और उसमें से भी जो होगा मोस्ट प्रोबेबली आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में ही पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए बोला कि ये वाले जो स्टैंडर्ड आपके लिखे हैं ना मैंने चैप्टर नंबर 5 के, जो ये मैंने स्टैंडर्ड लिखे हैं ये वाले, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख दिया 1001% आपको ये वाले स्टैंडर्ड करके जाना है। उसके बाद बनता है आपका AS-1, AS-4, AS-12। अब ऐसा क्यों? लास्ट 7 अटेम्प्ट, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं AS एनालिस्ट, ऐसा नहीं कि हवाबाजी में कुछ भी बोलूं, देखो मई 24 से लेके मई 26 AS-1 की बात करें तो अभी तक नहीं आया है अभी। सेम अगर देखो आप AS-12 सिर्फ वो 2-2 मार्क्स का, इसलिए हम इसको मैं कंसीडर कर, मतलब मैं इसको फुल फ्लेज में कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो देखो एक बार भी AS-12 नहीं आया। सेम AS-16, सॉरी AS-16 था, कहाँ था, AS-4, सॉरी AS-4 आप देखो आया ही नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस में AS-4, AS-1, 4 और 12। बहुत लोग बोलेंगे यार 2 मार्क्स का आ गया, रिपीट नहीं होगा, पर वो 2 मार्क्स के एमसीक्यू की बात हो रही है ना, बट जब फुल फ्लेज क्वेश्चन की बात हो रही है तो इसमें भी आप मान के चलो कि AS-1, AS-4, AS-12, क्योंकि अगर आईसीए को पेपर डिफिकल्ट करना होगा, पेपर टफ करना होगा, पेपर को थोड़ा सा अजीबोगरीब, मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसे तड़पाना होगा आपको, तो वो यही चीज करेगा कि इसमें से पूछ लेगा। और लास्ट टाइम में भी हुआ था, अब देखोगे तो AS-11 का क्वेश्चन आया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट टाइम का, देखो कभी भी ऐसे नहीं, देखो यहाँ पे मैं दूसरी क्लास से दिखाता हूँ, AS-11 की बात कर रहा हूँ, नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, और अगली बार आ गया, ये आपके लास्ट टाइम में आ गया। तो इस बार भी ऐसे ही करेगा कि भैया आप मान के चलो कि एएस, देखो हो सकता है ना भी आए, ठीक है, हो सकता है ना भी आए, पर पढ़ के तो जाना है ना। और अगर आप सबसे पहले इनको रिवाइज कर लो, उसके बाद ये रिवाइज, उसके बाद आपको ये रिवाइज करना है AS-1, 4, 12। इसका रीजन में यहाँ पे मैंने लिख दिया है, AS-1 लास्ट 7 अटेम्प्ट से आया ही नहीं है, AS-4 लास्ट 7 अटेम्प्ट से आया ही नहीं है, और जब बात करें हम AS-12 की तो ये लास्ट 7 अटेम्प्ट से आया है, इसलिए हम कहते हैं स्टार वाले स्टैंडर्ड। फिर जो AS-2 है वो चैप्टर 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस लेवल लिखा है चैप्टर नंबर 5, AS-2, AS-2, AS-16, AS-19, AS-26, AS-28। ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है। अब आते हैं बाकी स्टैंडर्ड, AS-20, AS-20, AS-22, AS-25। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों? इसमें मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है आईसीआई के फेवरेट, जो आईसीआई के जो फेवरेट स्टैंडर्ड है ना वो AS-19, AS-22, AS-25 है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आईसीआई को पेपर टफ करना होगा ना वो AS-19, क्योंकि उनको भी पता है, देखो जब पेपर चेक करते हैं ना, आप आईसीआई की साइट पे जाना, जो हमारे सजेशन आंसर निकलते हैं ना, उसमें ना एग्जामिनर कमिटी रिव्यू का ऐसे ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो एग्जामिनर तो अपने पॉइंट रखते हैं, तो उनको पता चल जाता है यार बच्चों से कोई स्टैंडर्ड नहीं हो रहा ना इंटरमीडिएट लेवल पे, वो AS-19 है, AS-22 है, AS-25 है, इसलिए, और AS-20 है, इसलिए ऐसे जानबूझ के ये स्टैंडर्ड के क्वेश्चन देता है। अगर मुझे बच्चों का फेल करना है, पेपर टफ बनाना है, तो मैं पूछूंगा, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये भी है, देखो AS-20, AS-20, हाँ देखो AS-20 क्या है, AS-20 का अगर आप लास्ट मई 18 से बात करो, मई 18 से बात करो, मई 18 से बात करो, ये नहीं कि लास्ट 6 मई 18 से बात करोगे, 2-3 अटेम्प्ट में आता है, फिर एक अटेम्प्ट के लिए गायब हो जाता है। मैं दिखाता हूँ, देखो 3 अटेम्प्ट तक लगातार आया, फिर यहाँ पे गायब हो गया, फिर आपके नवंबर 23 में आ गया। इससे पहले जाओ तो देखो यहाँ पे, देखो 2 अटेम्प्ट में आया, मतलब मई 18 में आया, नवंबर 18 में आया, मई 19 में गायब हो गया, फिर आ गया, फिर गायब हो गया, अब उसके बाद फिर यहाँ पे दोबारा से पूछ लिया उन्होंने, फिर 2 अटेम्प्ट के लिए गायब हो गया, मतलब 2-3 अटेम्प्ट तक लगातार आता है, फिर एक अटेम्प्ट के लिए गायब हो जाता है। तो अगर आप लास्ट 7 अटेम्प्ट का भी देखोगे, आ गया, नहीं आया, आ गया, नहीं आया, नहीं आया, फिर आ गया, मतलब बीच में एक अटेम्प्ट के लिए गायब हो गया था, तो आने के चांसेस है। सेम AS-25 क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टैंडर्ड है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है आपके सिलेबस में मई 24, उससे पहले नहीं था, तो 7 अटेम्प्ट में से 2 बार ही पूछा है, जबकि AS-15 आप देखोगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पूछ लिया है, तो हो सकता है वो रिपीट करे। सेम AS-28 भी देखोगे आप, AS-28 भी देखोगे तो देखो 7 में से 4 बार पूछ चुका है। जब यहाँ पे एक बार क्वेश्चन आ चुका तो हो सकता है इसे दोबारा से इसको रिपीट कर दे, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि AS-20, AS-22, AS-25 आईसीआई के फेवरेट स्टैंडर्ड है। उसके अलावा जो आपके स्टैंडर्ड बन जाता है वो AS-9, 17, 18, 29। अब इसमें से अगर मैं आपको बोलूँ, अगर इसमें से बोलूँ कि कौन सा स्टैंडर्ड आपको डिफिकल्ट लगता है, तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत, मतलब सबसे पहले बच्चे बोलेंगे AS-9, 29 में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी स्टैंडर्ड हम कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों? AS-17
भैया पिछले 50 अटेम्प्ट के पेपर उठा लो, या 50 अटेम्प्ट छोड़ो, मई 2010 से लेके अभी तक AS-70 में लेके ऐसे के बाद 2 से 3 क्वेश्चन ही है। और अगर आप फैकल्टी की बुक देखोगे ना, आप ऊपर से देखो, भैया आप सही कह रहे थे, A-17 में तो 2 से 3 क्वेश्चन ही है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अभी तक A-17 में क्या हुआ, इसने MCQ में क्वेश्चन पूछा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में नहीं पूछा। देखो यहाँ पे पूछा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में नहीं पूछा, इसलिए A-17 इंपॉर्टेंट है। AS-18 आप देखोगे, AS-18 देखो, मैं एक बार यहाँ पे रफ कर देता हूँ, 1 सेकंड। हाँ, अभी AS-18 की बात करोगे, अब AS-18 की बात करोगे तो जैन 25 में उसके अलावा 1, 2, 3, 4 अटेम्प्ट से आए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता, फिर किस स्टैंडर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, A-17 हो गया, 18 हो गया। अब AS-9 की बात करते हैं, AS-9 लास्ट में था। हाँ, आप देखो ये भी देखोगे लास्ट 2 अटेम्प्ट से आए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप देखोगे AS-9, AS-29, तो AS-29 भी आई गेस हाँ, ये भी लास्ट 4 अटेम्प्ट से नहीं है, इसलिए ये वाले स्टैंडर्ड आपके लिए अदर इंपॉर्टेंट AS में डाल दिए, क्योंकि बहुत बच्चे, मुझे पता है बहुत बच्चे AS-9, AS-17, AS-18, AS-29 छोड़ के जाएंगे। ये तो आसान है, बट आप सोच के देखो, पेपर टफ बन रहा है, पर आपको भी पता है पेपर टफ है ना, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ना आसान होता है। अब मैं कह रहा हूँ A-17 का क्वेश्चन आ जाए, मैं कहता हूँ भगवान करे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में A-17 का क्वेश्चन आ जाए, क्यों? फ्री के मार्क्स से। AS-18, AS-9 अगर आप सारे क्वेश्चंस कर लो, या क्वेश्चन भी छोड़ो, अगर आपने जो आपके फैकल्टी ने नोट्स बनाए उसको एक बार रीड कर लो, फिर आप 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आप समझ में आएगा जो मेरी फैकल्टी ने नोट्स बना के देते हैं उसी में से क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, AS-29 के लिए बोल सकते हो कि आई जाए थोड़ा AI का क्वेश्चन, क्योंकि AS-9 थोड़ा सा टेक्निकल नहीं कहूँगा, पर चीजें थोड़ी अच्छे से क्लियर नहीं की आई चाहिए पेपर में, आपके मॉड्यूल में भी, या फैकल्टी की गलती नहीं है, मॉड्यूल में ऐसी चीजें या क्वेश्चन तक कहाँ से उठा कर दे देते हैं वो समझ नहीं आता। बस AS-9, AS-17, AS-28 ये बहुत आसान स्टैंडर्ड है, इसे यहाँ पे लिख दिया अदर इंपॉर्टेंट एरियाज, ये आपको करके जाना, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स हैं। उसके अलावा ये जो स्टैंडर्ड मैंने यहाँ पे लिखे ना, ये वाले जो स्टैंडर्ड आप कंप्लीट इग्नोर करके जा सकते हो। हाँ, लास्ट अटेम्प्ट में AS-5 और AS-20 बोला था कंप्लीट इग्नोर करने के लिए, इसमें से आ गया 4 मार्क्स का, इसमें से आ गया तो 2 मार्क्स। तो हो सकता है आपकी किस्मत खराब हो, AS-5 या AS-7, AS-10, 11 या 15, 24 से दोबारा क्वेश्चन आ जाए, और ऐसे तो आपको सब कुछ बैठ के जाना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ यार ये भी कर लो, ये भी कर लो, क्योंकि होता है फैकल्टी 3 वीडियो बनाती है, 4 वीडियो बनाती है, एक में बोलती है ये कर लो, एक में बोलती है ये कर लो, एक में बोलती है ये कर लो, फिर क्या करती है, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कहीं भी उसका क्लिप काट के डाल दे, देखो हमने तो बोला था, हमने तो बोला था। पर मैं अगर ये वीडियो बनाऊँ, इसके बाद अगर 2, ऐसे तो मैं एक ही वीडियो बनाता हूँ सब्जेक्ट की, बहुत रेयर होता है कि मैं 2 या 3 वीडियो बनाता हूँ, एक अभी बनाऊँगा एग्जाम से एक दिन पहले की बनाऊँगा। तो आपको यही सेम चीज़ बोलूँगा कि AS-5, 7, 10, 11, 15, 24 इग्नोर करके चलो। एक तो लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है, साथ में अगर आप देखोगे AS-5, जैसे मैं AS-5 का आपको एग्जांपल में देता हूँ कि बहुत रेयर होता है, बहुत अभी तक सिर्फ AS-5 की बात करूँ, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, पूरी हिस्ट्री में कि आईसी ने अगर AS-5 का क्वेश्चन एक अटेम्प्ट में पूछ लिया तो अगले अटेम्प्ट में रिपीट है। उसके अलावा आप देखोगे कभी भी AS-5 से एक बार पूछ लिया तो अगले अटेम्प्ट में रिपीट नहीं होता, इसलिए बोला कि AS-5 इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बात करते हैं AS-7 की, जब AS-7 के बाद निकल गए तो AS-7 जो था वो हमेशा मई के अटेम्प्ट में आता है, उसके अलावा नहीं आता। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसलिए मैं जो चीज़ बता रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर से बता रहा हूँ, हवाबाजी में नहीं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आया, बढ़िया, यहाँ नहीं आया, नंबर 18 की बात हो रही है। मई 19 में आया, आ गया। नंबर 19 में आया, नहीं। मई 20 में पेपर पोस्टपोन हो गए थे कोविड की वजह से, तो नंबर 20 में पेपर आ गया, तो वही चीज़ आप देखो AS आ गया। फिर जैन 21 में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैन 21 में नहीं आया। फिर जुलाई मई 21 में पेपर होता, पर पोस्टपोन होकर वो जुलाई 21 में आ गया, क्वेश्चन आ गया। दिसंबर 21 में नहीं आया, मई 22 में आ गया, नंबर 22 में नहीं आया, मई 23 में आ गया, नंबर 23 में नहीं आया। फिर आप मई 24 में देखो, मई 24 में A7 आ गया। फिर आप देखोगे सितंबर 24 में नहीं आया, जनवरी 5 में नहीं आया, फिर आपके मई 25 में आ गया, फीस में नहीं आया, फीस में, और लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है। मतलब ये जो स्टैंडर्ड है सिर्फ मई अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, तो AS-5, AS-7 की मैंने बात कर ली, ठीक है। AS-10 में भी क्या है, AS-10 में भी आप देखोगे कि बहुत रेयर होता है, मतलब देखो, हाँ, AS-10 जब एक बार आ जाता है ना, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक बार इसको रफ कर दूं कि एक बार जो स्टैंडर्ड आ गया, वो अगले अटेम्प्ट में आप देखोगे कभी भी रिपीट नहीं हुआ है। इससे पहले भी देख लो, कभी भी इससे पहले इस लेटेस्ट वाले अटेम्प्ट में देख लो, तो कभी भी रिपीट नहीं हुआ, इसलिए बोला कि AS-5, AS-5, 7, 10, 11, 15, 24 आप कंप्लीट इग्नोर करके चले जा सकते हो, इसलिए बोला आप जा सकते हो। हाँ, किस्मत खराब रहेगी तो आ सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने मोटा-मोटा कैसे डिवाइड कर दिया, मोटा-मोटा मैंने कर दिया चैप्टर 5 के स्टैंडर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली पता है क्वेश्चन 1 में आएंगे, नहीं तो अगर बाकी क्वेश्चन भी देखो, क्वेश्चन 1 में हाई चांस है, अगर क्वेश्चन 1 में नहीं भी आया तो बाकी में 1 से 2 स्टैंडर्ड चैप्टर 5 से आया था। मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको इस वाले एनालिसिस शीट में मैंने दिखा दिया था, देखो, ठीक है। इसलिए बोला कि सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 के स्टैंडर्ड करेंगे, फिर यहाँ पे इवन नंबर, ऑड नंबर, क्योंकि हाँ भैया देखो, एक इवन नंबर का स्टैंडर्ड बांट दिया, एक मैंने ऑड नंबर का स्टैंडर्ड बांट दिया है। मोटा-मोटा इवन एएस ऑर्डर से होता नहीं है, बस मैंने आपको एक समरी वे में देना था, तो एक इवन नंबर का एएस, एक ऑड नंबर का एएस। आगे जाकर समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों किया है, बट यहाँ के लिए समझ लो कि एक इवन नंबर एएस, एक आपका ऑड नंबर एएस की बात हो रही है, जिसमें इवन नंबर का पता है जो 2 से डिवाइड होता है, जैसे 4, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, ये आपके ऑड नंबर की बात हो रही है। अब उसमें से आप बोलोगे भैया कुछ ऐसा बता दो, कुछ मतलब जो मुझे पढ़ के ही जाने, तो मैं कहूँगा भैया सबसे पहले तो एएस 13 कर ले।
ऑलरेडी बता दिया कि एक बार आता है अगली बार नहीं आता, एक बार आता है अगली बार नहीं आता। फिर AS-2 कर ले क्योंकि आईसीए का फेवरेट है, AS-26, 2022 ये आईसीए के फेवरेट स्टैंडर्ड है। फिर 25, 28, 1, 4, 12, 9 इस तरह से करोगे, एटलीस्ट ये वाले स्टैंडर्ड, एटलीस्ट कह रहा हूँ ये वाले स्टैंडर्ड तो आपको करके ही जाना है। ये छोड़ के जाओगे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दी जाएगी। और एवरेज वेटेज जो एएस की है 45 मार्क्स की है, और ऑन एवरेज आपसे 5 से 7 क्वेश्चन इंक्लूडिंग आपका एमसीक्यू में पूछेगा, ठीक है। और एमसीक्यू में 24 मार्क्स के लिए ये एएस की वेटेज जाता है। तो चैप्टर्स की बात करते हैं ना, मैं अमालगेशन, सीएफएस, कैश, सॉरी कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट, ब्रांच, इनसे क्वेश्चन नहीं आता आपके उसके एमसीक्यू के पार्ट में। ऑब्वियसली वो नहीं आता था क्योंकि उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी, इसलिए बोलता है ऐसे ये बार हम डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए रखेंगे चैप्टर वाइज, और जो आपका एएस है वो हम रखेंगे एमसीक्यू के लिए, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ सॉरी, मैं अपना इसी ऑन इसे थोड़ा तेज कर रहा था, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एएस की प्रेडिक्शन हो गई। अब मुझे लगता है इतना इस लेवल का प्रेडिक्शन हमने नहीं देखा होगा, अपने यहाँ तक वीडियो देखे मैं समझ रहा हूँ कि आपको मजा आ रहा है, ठीक है। ये होगी क्वेश्चन नंबर 1 की प्रेडिक्शन, ये होगी एएस की प्रेडिक्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 की प्रेडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 हम क्या बात करने जा रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 ए और 6 की बी की बात करें। तो अगर मोटा मोटा देखोगे ना, मोटा मोटा देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 का ए बोलो या 6 का बी बोलो, ये जो आता है ना, ये जो स्टैंडर्ड आता है, ये आता है आपके किससे आता है, ये जो स्टैंडर्ड आता है ये आता है आपका फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, आपका इंटरनल, फिर आपका आता है बायबैक या AS3 से। इन्हीं 4 चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या फिर अगर ये नहीं है तो, अगर ये नहीं है तो AS या थ्योरी से पूछता है, तो पता ही है, ठीक है। मतलब फाइनेंस स्टेटमेंट, इंटरनल, बायबैक, कैश फ्लो, ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। अगर ये नहीं है तो AS या थ्योरी से क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो, एक बार इंटरनल पूछा, एक सेकंड, एक बार इंटरनल पूछा May 24 में क्वेश्चन नंबर 2 में, और यहाँ पे आपसे फाइनेंस स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ पे एक सेकंड, ये इंटरनल हो गया, ये फाइनेंस स्टेटमेंट हो गया, ठीक है भैया। फिर अगले अटेम्प्ट में क्या हुआ, आईसीए ने यहाँ पे फाइनेंस स्टेटमेंट पूछ लिया और यहाँ से इंटरनल का क्वेश्चन पूछ लिया। अगले अटेम्प्ट में क्या हुआ, इंटरनल से क्वेश्चन आ गया बट फाइनेंस स्टेटमेंट कंपनी से क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं। अगले अटेम्प्ट में फाइनेंस स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा और दोबारा से यहाँ पे फाइनेंस स्टेटमेंट का पूछा। मतलब जो इस अटेम्प्ट की जो जो भरास थी वो अगले अटेम्प्ट में ऐसे निकल दी। फिर आईसीए ने बोला अच्छा बेटा, सबने ना जो दोबारा होता है ना 20% गलत होता है, 20% गलत होता है, वो यहीं पे कि आईसीए खेल गया। अच्छा बच्चा सोच रहा होगा इस बार क्वेश्चन नंबर 2 में ना फाइनेंस स्टेटमेंट नहीं आएगा, इंटरनल आएगा, ले धप्पा कर दिया। यहाँ पे इंटरनल पूछ लिया और यहाँ पे फाइनेंस स्टेटमेंट पूछ लिया। फिर अगले टाइम में आईसीए ने दोबारा चीज को रिपीट कर दिया, यहाँ पे इंटरनल पूछ लिया, यहाँ पे फाइनेंस स्टेटमेंट पूछा, यहाँ पे फाइनेंस स्टेटमेंट पूछा। और इस बार क्या हुआ, हर बार क्वेश्चन नंबर 6 में या क्वेश्चन नंबर 2 में आता था, और जो अगेन बोला कि 20% गलत होगा, 20% गलत होगा। इसका एग्जांपल कि यहाँ पे आईसीए ने आपसे इंटरनल का क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब एक बार इंटरनल आता, एक बार फाइनेंस स्टेटमेंट आता, ये फिक्स है। लेकिन अगर कोई बोले यार यार लास्ट अटेम्प्ट में ना फाइनेंस स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया था, इस बार इंटरनल का नहीं है, नहीं, ये वीडियो दिखाते ना, ये पीडीएफ फाइल दिखाते ना कि ऐसा नहीं है। अगर आप ओवरऑल भी देखोगे मई 24 से लेके मई 26 में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि इंटरनल का क्वेश्चन नहीं आया। सेम फाइनेंस स्टेटमेंट के सिर्फ एक बार हुआ है जनवरी में क्वेश्चन नहीं आया, वरना हर बार इन दो चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो 4 मार्क्स का में आए चाहे 14 मार्क्स में, बट आता ही आता है। तो एक चीज फिक्स हो गई कि कुछ भी हो जाए मुझे इंटरनल फाइनल दोनों करके जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लो, क्या तो क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 में, और लास्ट टाइम में तो ऐसे धप्पा कर दिया तो क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हो सकता है अगले टाइम के लिए मेरी ऐसी प्रेडिक्शन है कि क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, क्वेश्चन 2 में हाई चांस है, हाई चांस है कि आपको इंटरनल का क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है, और इंटरनल का क्वेश्चन दिख जाए, और 6 के ए या 6 के बी में आपको फाइनेंस स्टेटमेंट का डिविडेंड का पार्ट या कोई भी है, बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जब चैप्टर वाइज प्रेडिक्शन करूंगा, टॉपिक वाइज प्रेडिक्शन बताऊंगा, उसमें आ सकता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में हाई चांस है इंटरनल का क्वेश्चन है, 6 में या क्वेश्चन नंबर 3 में होता है, ऐसे लास्ट टाइम था क्वेश्चन नंबर 3 के बी में आपसे फाइनेंस स्टेटमेंट का ही क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। अब उसके बाद बचता है क्वेश्चन नंबर AS3 या क्वेश्चन नंबर 3 कह लो। इसको पहले रफ कर लेते हैं, एक बार इसको रफ कर लेते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रही होगी वीडियो। अब आता है, अब देखो, अब ढंग से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 का बोलो, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जनवरी 6 में। अगेन वो जो बोल रहा था कि 20% गलत होता है, 20% गलत होता है, उसका एक और एग्जांपल। गलत क्या होता है वो ना, ऐसे बता, ये सब बच्चे सोच रहे होंगे, जनवरी वाले बच्चे सोच रहे होंगे जिन्होंने जनवरी का अटेम्प्ट दिया, वो प्लीज कमेंट करके बताएं। हाँ भैया हम सोच के तो जा रहे थे कैश फ्लो आएगा, बट आया नहीं। उसके अलावा देखो हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 3 के ए में, 3 के बी में बोलो, आपसे AS3 का मतलब कैश फ्लो का क्वेश्चन आया है। उसके अलावा आप देखोगे ना, उसके अलावा देखो हर अटेम्प्ट में AS3 से क्वेश्चन आया ही है। अगर मान लो जनवरी में डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्वेश्चन नहीं आया, पर तो क्या हुआ, एमसीक्यू में तो आ गया था ना। और तो लास्ट 7 अटेम्प्ट में से 3 अटेम्प्ट में क्या हुआ है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी क्वेश्चन आया और एमसीक्यू में भी आया है। पता नहीं ऐसे को कितना प्यार है कैश फ्लो से कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी दे रहा है। हो सकता है आपके अटेम्प्ट में भी हो कि क्वेश्चन नंबर 3 में कैश फ्लो आए और साथ में एमसीक्यू में आ जाए, इसलिए बोला क्वेश्चन नंबर 3 के ए में या 3 की बी में मान लो आपको कैश फ्लो का क्वेश्चन देखने मिलेगा, और हो सकता है ये सेम चीज आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, क्योंकि उसमें एएस मतलब एएस का क्वेश्चन आता है, इसलिए बोला है या तो एमसीक्यू में पूछेगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 3 में जरूर पूछेगा कैश फ्लो से क्वेश्चन। अब आता है बायबैक। तो बायबैक में देखो लास्ट 7 अटेम्प्ट में से 1, 2, 3, 4 मतलब
7 अटेम्प्ट में से 4 बार आपसे एमसीक्यू में बायबैक से क्वेश्चन आया है और 3 बार कैश फ्लो। तो एमसीक्यू के लिए भी बता दूं, कोई 2 चैप्टर या 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बायबैक है और कैश फ्लो है। यहाँ पे आपको दिख गया होगा, ठीक है। साथ में एक और चीज आपने नोटिस करोगी, जिस अटेम्प्ट में कैश फ्लो का क्वेश्चन आईसीएआई ने नहीं पूछा डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जैन 26 में, उसमें उस वाले अटेम्प्ट में आईसीएआई ने बायबैक से क्वेश्चन पूछ लिया है। इसलिए बोल रहा हूँ कि कैश फ्लो भी करके जाना है, बायबैक भी करके जाना है। या तो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं आ रहा तो वो एमसीक्यू में आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए प्रेडिक्शन क्या है मेरी, AS3 से क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं तो बायबैक से आएगा, अगर वो भी नहीं हो रहा तो वो एमसीक्यू में आएगा, वो भी नहीं हो रहा तो फाइनल स्टेट में या इंटरनल से क्वेश्चन नंबर 3 में आ सकता है, ठीक है। अब आता है, एक चीज बताई थी, एएस और थ्योरी का क्वेश्चन। देखो थ्योरी का क्वेश्चन सिर्फ 6 के ए या 6 के बी पार्ट में आता है, या तो चैप्टर नंबर 1 2 3 से पूछेगा, नहीं तो वो किसी एएस की थ्योरी, जैसे सितंबर में AS2 की थ्योरी थी, जनवरी में थ्योरी जो थी चैप्टर नंबर 1 की थी। आप जनवरी में जाओ, जो थ्योरी थी वो AS24 से थी। मतलब अगर थ्योरी या तो वो एएस से थ्योरी पूछ लेगा, और कौन से एएस से पूछता है, कौन से चैप्टर से, वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसकी टेंशन मत लो, या वो किसी एएस की थ्योरी पूछेगा, ठीक है। और 6 का ए जो पार्ट है वो आपका एएस और थ्योरी में होता है। देखो एएस और थ्योरी, एएस थ्योरी, एएस थ्योरी, एएस थ्योरी, एएस थ्योरी, एएस थ्योरी, एएस थ्योरी। और जो 6 का बी पार्ट होता है, अगर सिर्फ लास्ट अटेम्प्ट को छोड़ दो, तो यहाँ पे एएस का क्वेश्चन पूछा था, क्यों पूछा था उसका भी मैं आपको एग्जांपल उसका भी बता दूं। यहाँ पे आईसीएआई ने क्या, एएस के क्वेश्चन पूछने के बदले कि देखो एएस 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 हो रहा था, तो एएस का यहाँ पे पूछ के, मतलब यहाँ ना पूछ के यहाँ पे ऐसे करते हैं, और यहाँ पे इंटरनल का क्वेश्चन ना पूछ के यहाँ पे कर दिया। मतलब जो 6 का बी पार्ट है, सिर्फ एक अटेम्प्ट को छोड़ दिया जाए तो आपको फाइनल स्टेटमेंट से, नहीं तो इंटरनल से, नहीं तो बायबैक से क्वेश्चन पूछेगा। और जो थर्ड का बी होगा वो आपका मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है, बायबैक से और यहाँ पे इंटरनल से, मैंने हर बार एएस से क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हाई चांस है कि आपका इंटरनल का क्वेश्चन आएगा। थर्ड के में कैश फ्लो से क्वेश्चन आएगा। थर्ड के में वो या तो आपको फाइनेंस स्टेटमेंट से पूछ ले, या इंटरनल से पूछ ले, या AS13 से पूछ ले, या बायबैक से पूछ ले, मतलब किसी मतलब स्मॉल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ही पूछेगा। 6 का है AS या थ्योरी से पूछेगा, और 6 के बी में आप मान लो फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से, नहीं तो बायबैक से, नहीं तो AS13 से, नहीं तो इंटरनल से, नहीं तो माइनर इंटरेस्ट से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, याद रखना। अब कौन सा एएस आ सकता है, कौन सा एएस आता है, जो मैंने इंपॉर्टेंट एएस दिए ना, जो मैंने इंपॉर्टेंट एएस दिए उसी में से, मान लो जो इंपॉर्टेंट एएस दिए उसी में से, या तो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखने को मिलेगा। थ्योरी के लिए अगर मैं बोलूं तो मैं थ्योरी की एक पीडीएफ फाइल दूंगा, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन है, वो 20 से 25 क्वेश्चन आप रीड कर लोगे तो आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने सारे थ्योरी एक जगह कंपाइल कर दिए, इंपॉर्टेंट थ्योरी कंपाइल कर दिए, तो वो चीज भी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 की प्रेडिक्शन भी हो गई। अब बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर, ये तो सबसे आसान है, इससे मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी है ना, आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, मतलब एक सेकंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 अमालगेशन, क्वेश्चन नंबर 5 AS21 और क्वेश्चन नंबर 6 का सी ब्रांच। तो इसमें देखो, इसमें ना मैंने दिमाग लगाया ना आपने दिमाग लगाया, ऑलमोस्ट फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका AS14 से होगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपका AS21 से होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सी ब्रांच से होगा। हाँ, अब यहाँ पे एक डाउट होता है कि भैया हमने ना करंट एमटीपी देखी सितंबर 26 की, हमने मई 26 की एमटीपी देखी, जहाँ पे आईसीएआई ने अपना पेपर फॉर्मेट चेंज कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। मान लो बेटा, मान लो क्वेश्चन नंबर 4 में AS14 नहीं आया, वो एएस क्वेश्चन नंबर 4 में आके क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया, पर आपको AS14 तो पढ़ के जाना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया ना बच्चे का कि भैया अगर क्वेश्चन नंबर 4 में AS14 नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आ गया, तो बेटा क्या गलत हो गया। अगर मान लो मैंने जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ना चीज लिखी थी इवन ऑड, आपको ज्यादा बोलूंगा तो आपको समझ में बस इतना बोला है, जो इंपोर्टेंट एज दिया ना क्वेश्चन नंबर 2 में भी आया, क्वेश्चन नंबर 2 हो, 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे फिर 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे उसी में से आएगा। एक आध हो सकता है जो इग्नोर एज वाला उसमें से आ जाए, एक आध बहुत कम चांस है, बस 80-90% वही होगा। बट मान लो मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 4 में अमालगेशन है, मैंने क्या पूरी दुनिया को पता है, क्वेश्चन नंबर 4 में आके क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया, या मैंने ब्रांच क्वेश्चन नंबर 6 के सी, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के सी में आके क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया। अब कई बच्चों को डाटा हुआ भैया ये तो चलो ठीक है, पर भैया हमने तो प्लानिंग के हिसाब से करी थी ना, कि भैया मैं क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा, मैं क्वेश्चन करके जाऊंगा। देखो बेटा, थोड़ा बहुत ना लक का भी रहता है। मान लो आप जो चीज पढ़ के जाओ वही चीज आ गए तो आप पास हो गए। अब जो चीज आप छोड़ के जा रहे हो गलती से आ गया, तो अब कुछ चीजें तो आप लक पे भी आपको छोड़ के जानी पड़ती है। अब सब बच्चे मेरिट पे पास नहीं होते, सबके पास दिमाग नहीं होता, सब तुक्के लगा के, बहुत लोग तुक्के में भी सीए बनते हैं, आपको भी पता है। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है भाई, क्यों सोचना कि भैया अगर ब्रांच का क्वेश्चन, मैं तो क्वेश्चन नंबर 6 को ऑप्शन में छोड़ के जा रहा था, पर वो गलती से आ गया थर्ड के में, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट कर लियो तू। या क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं सोचा था, क्वेश्चन नंबर 2 में अमालगेशन भी आ गया, ब्रांच भी आ गया, कोई नहीं, तो क्वेश्चन छोड़ के चले जाओ। तो कुछ भी करेगा ना तो 82 मतलब 75 टू 85 तो मान के चल, 75 से 75 टू 85 मान के चल कि तू आराम से पेपर अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक है, उसकी टेंशन तुम मत ले, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6, क्वेश्चन नंबर 1 की सारी प्रेडिक्शन हो गई। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू के लिए 2 चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, वो आप मान के चलो, बायबैक
और AS-3 से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ऑलरेडी ऊपर बता देता है, दोबारा बताता हूँ कि 3 केस स्टडीज होगी जो ऑन एवरेज 6 से 8 मार्क्स की होगी। एवरेज मतलब 24 मार्क्स की आपके केस सिनेरियो की होगी एवरेज, और 6 से 8 मार्क्स के मान लो इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस होंगे। उसमें से भी 24 मार्क्स का एवरेज आपका AS से क्वेश्चन आएगा और 6 से 8 मार्क्स आपका कैश फ्लो से आ जाए, बायबैक से आ जाए या इंटरनल से क्वेश्चन आ जाए, ये AS-13 से आ जाए, इनसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो ये थी MCQ की प्रेडिक्शन, ठीक है। अब आता है AS की प्रेडिक्शन, ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन 1 के साथ बताई दी थी, आपको समझ में आ गई होगी। बस इतना ही बोलूँगा यहाँ पे कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो AS है वो आपके लिए ये AS है, और जो कंप्लीटली आप इग्नोर कर सकते हो AS 5, 7, 10, 11, 15, 24 आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया था, एक बार आपको दोबारा से अच्छे से सुन लेना है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे मैं रीजन भी लिख दिया कि AS-1 क्यों इंपॉर्टेंट है, लास्ट ज़्यादा टाइम से नहीं आया था। AS-2 क्यों इंपॉर्टेंट, चैप्टर 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। AS-4 क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया लास्ट ज़्यादा टाइम में नहीं आया इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसका लॉजिक भी लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ताकि कोई बच्चा PDF फाइल भी देखे तो उसको समझ में आ जाए, ठीक है। ये जो AS का एनालिसिस हमने अभी का नहीं किया, मई 18 से लेके मई 26 कि ट्रेंड समझ सके। जैसे AS-7 का ट्रेंड है कि वो सिर्फ मई के टाइम में आता है। AS-5, AS-10 का एक बार जब आ गया तो अगले एक एटलीस्ट अगले टाइम में तो रिपीट नहीं होता, इसलिए बोला AS-5, 7, 10 मत करके जाना, ठीक है। अब आता है चैप्टर वाइज जैसे AS का था, अब चैप्टर वाइज। अब मैं आपको बोलूँ बेटा देखो, कौन सा AS आएगा, कौन सा AS नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। मैंने बस प्रेडिक्शन की एनालिसिस किया आता है, बट एक चीज़ जो फिक्स है, कि जो आपका 55 मतलब ऑन एवरेज मान के चलो 55 टू 65 का, मतलब एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में भी छोड़ना चाहता है, मतलब एवरेज लगा लो 60 मार्क्स का पेपर मान के चलो, 60% जो पेपर है स्पेशली डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो इन्हीं 8 चैप्टर से आता है, इन्हीं 8 चैप्टर इंक्लूडिंग थ्योरी भी कर दो तो 9 चैप्टर हो गए, ठीक है। तो 8 बोलो या 9 ठीक है, 8 या 9 चैप्टर में से ही 60 टू 65% पेपर बनता है स्पेशली डिस्क्रिप्टिव पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको एएस का हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 6 में ही एएस का आता है, बाकी सब में आपको इन्हीं 8 चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ मई 24 में सिर्फ आपका AS-13 का क्वेश्चन नहीं आया था। जैन 25 में सिर्फ 2 ऐसे चैप्टर थे जिसमें क्वेश्चन नहीं आया था, AS-13 और आपका फाइनेंशियल कंपनी। मई 25 में सिर्फ एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, आपका इंटरनल से होगा। सितंबर 25 में आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट से क्वेश्चन नहीं आया। बाकी लास्ट 2 अटेम्प्ट का उठा के देखो, सभी से क्वेश्चन आईसीए ने पूछा है, सभी चैप्टर से पूछा। और एवरेज वेटेज देखा जाए तो मैं आउट ऑफ 140 114 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 71, 78, 71, 76, 71, 78, 68 मतलब ऑप्शन के मार्क्स को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, एवरेज 75 मार्क्स का पेपर आया है, एवरेज 75 मार्क्स का आया है। और अगर आपको एक क्वेश्चन को ऑप्शन में स्किप कर देते हो तो एवरेज फिर भी आपका 60 टू 65 मार्क्स का बनता है। अगर इन 8 चैप्टर में से भी कोई मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 चैप्टर बता सकूं तो मैं कहूंगा AS-3, AS-14, AS-21 और बायबैक। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो बायबैक मैं बिल्कुल नहीं मानता कि बायबैक किसी के लिए मुश्किल है, सबके लिए आसान है, तो बायबैक आसान है। फिर उसके बाद कैश फ्लो लगा लो, फिर AS-14 और AS-21 बच्चे पे डिपेंड करता है किस लिए क्या मुश्किल है, ठीक है। दूसरी बात क्या आप देखोगे, सिर्फ ये मात्र ऐसे 4 चैप्टर है जिनमें से आईसीए ने हर बार क्वेश्चन पूछा है, और ना किसी न किसी चैप्टर से आईसीए ने क्वेश्चन नहीं पूछा। देखो AS-13 तो मई 24 में नहीं पूछा तो इसलिए एलिमेंट हो गया। फिर फाइनेंस स्टेटमेंट एक बार नहीं पूछा, इंटरनल भी आपसे देखोगे एक बार नहीं पूछा है, ठीक है। इसलिए बोला ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे भैया ब्रांच भी तो इंक्लूड कर सकते हो, हाँ मैं ब्रांच भी इंक्लूड कर देता हूँ, लेकिन कई बच्चे क्या होता है ना, जो ब्रांच का जो क्वेश्चन होता है ना वो ऑप्शन में स्किप करके जाते हैं, कई बच्चे नहीं करते, तो मैं चलो इसमें मैं ब्रांच को भी इंक्लूड कर देता हूँ। आप बोलोगे तो मैं इसमें ब्रांच भी इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं ब्रांच भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो 4 से 5 चैप्टर देखोगे मोस्ट इंपोर्टेंट, और इनकी एवरेज वेटेज देखोगे तो एवरेज वेटेज है 40 मार्क्स। देखो 43, एक सेकंड फिर किसी का फोन आ गया, चलिए ठीक है। मैं कहता मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर की बात करें तो जो 4 चैप्टर 5 चैप्टर की बात करें तो एवरेज जो वेटेज है वो 40 मार्क्स की वेटेज इन चैप्टर से है। तो अगर कोई बच्चा लगता है, अगर किसी बच्चा लगता है अगर जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो कर ले, एटलीस्ट ये 4 से 5 चैप्टर ये भी कर लेगा ना बेटा, तो 60 मार्क्स का लिखा है। क्यों, मान लो 40 मार्क्स का ये हो गया, 40 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 1 की प्रेडिक्शन जो मैंने की थी वो मुझे लगता है सही बैठेगी, और 10 से 15 मार्क्स एमसीक्यू, मतलब लगभग आप तो देखेगा तो आराम से तो 70 टू 80 मार्क्स का पेपर अच्छे से लिख के आ जाएगा। अगर तो ये 4 चैप्टर या 5 चैप्टर प्लस स्टैंडर्ड बच्चे से कर लेता है तो तेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अब इन 8 चैप्टर की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे लगता है हाई चांस है क्या आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 या एमसीक्यू में आ सकता है AS-13, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता दिया कि इंटरनल के हाई चांस है। क्वेश्चन नंबर 3 में वेरी हाई चांस है कि कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा या तो फाइनेंस स्टेटमेंट, इंटरनल, बायबैक, AS-13, AS-21 का माइनर इंडेक्स किसी न किसी से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का सी, ये तो ऑलमोस्ट फिक्स है। AS-14, AS-21 और ब्रांच की बात कर रहा है। 6 का ए और 6 का एस तो है, इसमें साथ में हो सकता है आपको कैश फ्लो का क्वेश्चन दिख जाए, या इंटरनल का क्वेश्चन दिख जाए, या माइनर इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिख जाए, या बायबैक का क्वेश्चन दिख जाए, पर दिखेगा जरूर। मतलब ये जो 8 चैप्टर्स बताए ना ऑलमोस्ट ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर कोई मान लो कोई किसी बच्चे ने, मैं कहता हूँ ब्रांच छोड़ दिया, ब्रांच छोड़ने से क्या होगा, मैं ब्रांच छोड़ दूंगा, मेरे जो क्वेश्चन इसका ए बी सी उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड पढ़ के जाओ, अलग से थ्योरी पढ़ के जाओ, मुझे वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेरा मान लो ये मैंने क्या किया, इसको मैंने
ऑप्शन में स्किप करे। तो मेरा बचा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में एक एएस का क्वेश्चन आ गया 7 मार्क्स का, तो हटा दो। 14 7 मार्क्स, 14 और 14 कितना हो जाएगा? 49 मार्क्स आउट ऑफ 56, क्योंकि ये तो आपका 40 मार्क्स का एमसीक्यू, तो 49 मार्क्स मतलब 56 से आप मान के चलो 49 मार्क्स का मान के चलो इन्हीं चैप्टर से आएगा। चलो मान लो किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 4 स्किप कर दिया और क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट कर लिया, फिर भी कल देख लो तो 46 मतलब माइनस कर दो तो लगभग ये मतलब ये आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6 का, ये आता है आपका 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का, आई थिंक 4 मार्क्स का आता है, और ये आता है 4 मतलब 8 मार्क्स मतलब 41 मार्क्स, 41 से लेकर 43 मार्क्स मान के चलो कि आपको, अगर आप क्वेश्चन 4 को या 5 को भी स्किप करके जाते हो या क्वेश्चन 3 को भी स्किप करते हो, फिर भी मतलब डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आप मान के चलो 45 का ही आ जाता है आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट में ही। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये से कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट अगर किसी बच्चे को अकाउंट में 70 का टारगेट सोच रहा है, 80 का टारगेट सोच रहा है, तो उसको ये चैप्टर्स जो ये 8 चैप्टर्स है ना, ये आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। पक्के चलते हैं भैया टाइम कम है, बहुत ग्रुप दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट एस बताया मैंने, एटलीस्ट चैप्टर नंबर 5 के जो स्टैंडर्ड बताया वो कर ले, और 4 चैप्टर बाय बैक, कैश फ्लो, अमालगेशन, सीएफएस ये कर ले, या ब्रांच भी कर ले साथ में, तो आपके आराम से 70 to 80 मार्क्स का पेपर अच्छे से लिख के आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट एस दिए वो कर ले तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये थी चैप्टर वाइज प्रिडिक्शन। अब आता है टॉपिक वाइज, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज प्रिडिक्शन। किसकी? टॉपिक वाइज प्रिडिक्शन की। टॉपिक वाइज क्या है? चैप्टर वाइज तो कोई भी बता देता है भैया। एक चीज अपने अच्छे से बताइए कि आपने, मैं मानता हूँ जो मुझे लगता है मुझे ज्यादा तारीफ मिलेगी वो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए और इंपॉर्टेंट एएस के लिए, क्योंकि बाकी चीजें तो कोई भी रेट लेता है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए और एएस के लिए। अब जो तीसरी तारीफ जो मेरी हो सकती है वो टॉपिक वाइज, कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। तो फाइनल स्टेटमेंट और कंपेरिजन वेरी हाई चांस है, वेरी हाई चांस है क्वेश्चन नंबर 6 के बी में दिखे, या आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखने को मिल जाता है, और हाई चांस है वो आपसे डिविडेंड का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछता है, जो आपके May 24 में था, जो आपके May 25 में था और जो आपके Jan 26 में था, या एक छुपा रुस्तम एक क्वेश्चन है जो आपके मॉड्यूल के बैक में आप देखो ना, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 या 11 है, याद नहीं है, आप देखोगे पीछे क्वेश्चन है क्लासिफाइड इन बिजनेस सीट आइटम, मतलब क्या होगा, 4-5 आइटम्स देगा, और क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 3 में या एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, 4-5 आइटम्स देगा, बोलेगा क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि भैया ये बताओ ये करंट लायबिलिटीज में आएगा या नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा, किस में आएगा, ये चीज आपसे पूछेगा, ठीक है। उसके अलावा मैं कहता हूँ एक सेफर साइड के लिए आप 2 से 3 क्वेश्चन, मैं बस सेफर साइड के लिए 2 से 3 क्वेश्चन कर लो, कौन से ऐसा क्वेश्चन करो जिसमें आपको बैलेंस शीट भी बनाने को मिले और पीएनएल भी आप बना लो। क्यों? पूरे 18 मतलब 19 अटेम्प्ट, मई 18 से लेके May 26 सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि एजेंसी बोला कि आप पीएनएल बनाओ, बैलेंस शीट मत बनाओ, वरना हर बार बैलेंस शीट पीएनएल, बैलेंस शीट पीएनएल, बैलेंस शीट पीएनएल, डिविडेंड, बैलेंस शीट पीएनएल, बैलेंस शीट डिविडेंड, बैलेंस शीट प्लस पीएनएल, मतलब आपको 2 से 3 क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करके जाना सेफ है। क्या हो सकता है ऐसे दोबारा से क्वेश्चन नंबर 2 में डाल दे, या क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ ले, या क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ ले कि इसकी बैलेंस शीट बना दो, तो आपको ऐसा क्वेश्चन करके जाना है जिसमें मेरा बैलेंस शीट भी कवर हो जाए और मेरा पीएनएल भी कवर हो जाए। उसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बनता है आपके लिए, डिविडेंड का कॉन्सेप्ट, या एक क्वेश्चन हो सकता है छुपा रुस्तम, आज नहीं तो अगले टाइम में पक्का आएगा मुझे लगता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइटम्स, मतलब ये आइटम देगा और इसको आपको क्लासिफाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है इंटरनल। तो इंटरनल की बात मैं आपको करूँ, हाँ फाइनेंशियल में एक चीज मैंने नहीं बताई आपको, कि आप देखो कि नवंबर 22 से लेके मई 26 में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि आईसीए ने क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा, मतलब हर बार 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स से पूछा है, सेम इंटरनल के लिए। मई 23 से वहां पे नंबर 22 था, यहाँ पे मई 23 से लेकर जनवरी में सिर्फ एक बार हुआ है क्वेश्चन नहीं पूछा, उसके अलावा हर बार पूछा। और देखो 14, 20, 40, 48, मतलब अब मान के चलो 4 मार्क्स का तो आया ही आया मेरे, ठीक है। दूसरी बात जो इंटरनल के लिए क्या है, एक चीज आप कॉमन देखोगे पूरे हिस्ट्री में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है, एक आपका नवंबर 19 और आपका एक नवंबर 23, जहाँ पे बैलेंस शीट का क्वेश्चन पूछा है, मतलब आपको जनरल एंट्री भी करनी है, आपको बाकी के अकाउंट्स भी बनाने हैं और साथ में आपको बैलेंस शीट भी करनी है। बट जब ये क्वेश्चन आया तो ये 15 मार्क्स का आया था और 20 मार्क्स का था, हो सकता है आपके टाइम में भी आए लेकिन इसके चांसेस कम है। फिर भी एक क्वेश्चन कहता हूँ, एक क्वेश्चन कर लेना जिसमें जनरल एंट्री भी और बैलेंस शीट भी बनाने को मिल जाए, 1 से 2 क्वेश्चन। अगर पेपर टफ आया तो हो सकता है ऐसा आ जाए, बट लगता है चांस कम, क्योंकि ये देखो कभी किसी भी अटेम्प्ट में हो सकता है, आपके अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो जनवरी 7 में, जनवरी 7 में तो May 27 में, May 27 एक बार तो होगा, कब होगा पता नहीं, बट आपके अटेम्प्ट में ना हो जाए तो ऐसा क्वेश्चन करना, मॉड्यूल का क्वेश्चन कर लेना जहाँ पे मैं जनरल के सारे पार्ट्स कर लूँ और सामने बैलेंस शीट भी मुझे बनाने को मिल जाए, वरना मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, क्यों मुझे पता है किसी अटेम्प्ट में ऐसे ने कुछ गड़बड़ करी, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में May 26 के सीएफएल के एफएम में बहुत ऐसी चीजें तो ऐसे ने पूछता ही नहीं था, तो आप भी सोचो यार आज तक तो आया नहीं, आया भी तो 1-2 बार ही आया है, इसलिए कह रहा हूँ एक क्वेश्चन तो करके चले जाना, ठीक है। दूसरी चीज क्या, तीसरी चीज क्या इसमें, कि हर बार एक चीज तो फिक्स है, क्या फिक्स है आपको दिख रहा है इस पीडीएफ फाइल में, नहीं दिखा, दिखाता हूँ। जर्नल एंट्री, 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 मतलब इवन लास्ट 7 टाइम का भी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, मतलब एक चीज तो फिक्स है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो आपको जर्नल एंट्री का क्वेश्चन ही आएगा,
जनरल एंट्री का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। बाकी क्वेश्चन आए ना आए, बैलेंस शीट बनाए या बाकी चीज पूछे ना पूछे, पर एक चीज फिक्स है, बोलेगा कि जनरल एंट्री पास करो। दूसरी चीज बताओ, अब मैं चौथी पांचवी चीज बता रहा हूँ, ढंग से देखना, लास्ट 7 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है। जनरल एंट्री प्लस कैपिटल एडिशन का अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ जनरल एंट्री का क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे पूछा नोट्स टू अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट पूछा है, फिर यहाँ पे नहीं पूछा, यहाँ पे सिर्फ जनरल एंट्री का क्वेश्चन पूछा है। यहाँ देखो शेयर कैपिटल अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट पूछा, यहाँ पे सिर्फ जनरल एंट्री का क्वेश्चन। मतलब एक बार जनरल एंट्री का क्वेश्चन आएगा और अगले अटेम्प्ट में जनरल एंट्री का क्वेश्चन पूछेगा, साथ में जनरल एंट्री का क्वेश्चन आएगा, साथ में आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल डिडक्शन का अकाउंट बनाना पड़ेगा, इस तरह का बनाना पड़ेगा। मतलब इस अटेम्प्ट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जनरल एंट्री विद कैपिटल एडिशन अकाउंट विद नोट्स टू अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट से पूछेगा। हो सकता है बैलेंस शीट भी आ जाए, इससे बोला एक से दो क्वेश्चन कर लेना, इन केस आ गया तो भाई आप सेफर हो गए। हाँ बैलेंस, अब बोलोगे भैया ये तो आसान है, क्या करके जाएंगे, क्यों करके जाएंगे भाई, एक दो क्वेश्चन तो कर लेगा ना, इन केस आ गया तो वहां पे कर पाएगा, नहीं तो सोचेगा यार बैलेंस शीट कैसा बनाता था, इंटरनल अमालगेशन का तो पता है, सीएफएस का तो पता है, कैश फ्लो का तो पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता है, इंटरनल का नहीं पता, इसलिए बोला करके चले जाइए भाई। उसके अलावा वो तो है ही, वो तो मतलब एक्सेप्शन केस हो गया कि आ गया तो, वरना एक चीज तो फिक्स है, ऐसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है जिसमें जनरल एंट्री भी सारी कवर हो जाए, कैपिटल रेजिस्टेंस भी कवर हो जाए और नोट्स टू कॉइन शेयर कैपिटल इस तरह का भी कवर हो जाए। मतलब सिंगल स्टैंड अलोन जनरल एंट्री का क्वेश्चन, अगर जो भी आपकी फैकल्टी की बुक है या जो आप अगर मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो, या मेरे मॉड्यूल उसमें सब कुछ अच्छे से कवर है, अगर आप अपनी फैकल्टी या मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो उसमें सिर्फ स्टैंड अलोन जनरल एंट्री का क्वेश्चन है, मत देखना, या ऊपर ऊपर से देख लेना, क्या हो सकता है एक आध एंट्री आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। उसके अलावा जब करके जाना, जनरल एंट्री भी कवर हो जाए, मेरी कैपिटल डिडक्शन भी कवर हो जाए, मेरी नोट्स टू अकाउंट भी कवर हो जाए, तो इंटरनल के लिए ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आता है बायबैक, तो बायबैक भी आप देखोगे पिछले 19 अटेम्प्ट में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि आईसीएआई ने इससे क्वेश्चन नहीं पूछा, वरना हर बार क्वेश्चन। हाँ वेटेज ज्यादा नहीं है इसकी, 5 से 8 मार्क्स की एवरेज वेटेज है, बट है जरूर, मतलब 19 अटेम्प्ट में से 2 बार ऐसा नहीं पूछा है। उसके अलावा आप देखोगे, उसके अलावा एक चीज देखना, मे बाई से देखना, 3 टेस्ट चेक, ठीक है भैया, जनरल एंट्री पूछी 3 टेस्ट चेक, जनरल एंट्री क्वेश्चन पूछी 3 टेस्ट चेक, जनरल एंट्री क्वेश्चन पूछी 3 टेस्ट चेक, फिर मतलब क्या होता है, एक बार 3 टेस्ट चेक होता है, एक बार जनरल एंट्री, एक बार 3 टेस्ट चेक होता है जनरल। अब जनरल एंट्री की जब बात हो रही है तो आपको जनरल एंट्री प्लस बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। क्यों? आप देखो, अगर आप मॉड्यूल का क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 2 और 3 देखोगे तो उसमें जनरल एंट्री भी बनाने को बोली और किसी एक आध क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को भी बोली, तो आपको ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है बायबैक में जिसमें जनरल एंट्री भी कवर हो, आपका बैलेंस शीट भी कवर हो, और आपका जो बोनस ईयर वाले इशू जनरल एंट्री है ना, बोनस ईयर का, ईसॉप्स का, जो भी है डिबेंचर इश्यूज का, वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो। अब आप पूछोगे भैया 3 टेस्ट चेक करके ना जाए, एक से दो क्वेश्चन सेफर साइड के लिए, बट मोस्ट, क्योंकि देखो अगेन वही चीज कि 20% गलत होता है, 20% ऐसे अपने हिसाब चेंज कर देता है, तो हो सकता है आपसे दोबारा से 3 टेस्ट खोले, तो एक, और वैसे बायबैक तो बहुत आसान है, एक से दो क्वेश्चन एडिशनल प्रैक्टिस कर भी लोगे तो आपके हाथ थकेंगे नहीं, ठीक है। तो उसके लेकिन जो सबसे ज्यादा फोकस किस होना है, जनरल एंट्रीज पे और मेरी उसकी बैलेंस शीट पे फोकस करना है कि जनरल एंट्री बना ली, अगर इनकेस अगर क्वेश्चन देखो बहुत रेयर चांस है कि इसमें बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, क्योंकि 5 से 8 मार्क्स की वेट है, तो जो जनरल एंट्री में कर होता है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जनरल एंट्री पे मेन फोकस करके जाना है, जिसमें बोनस है, डिबेंचर इशू, ईसॉप्स, जो भी जनरल एंट्रीज आपकी कवर होते जाए, ठीक है। अब आता है AS-13 विद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या, अगेन वही पैटर्न, एक बार नहीं आता, एक बार आता है, एक बार नहीं आता, एक बार आता है, एक बार नहीं आता, एक बार आता है, एक बार नहीं आता, मतलब एक बार आता है, एक बार नहीं आता, एक बार नहीं आता, तो इसलिए इस अटेम्प्ट के लिए AS-13 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 की बात हो रही थी, तो क्वेश्चन 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको पता है, हाँ भैया। दूसरी चीज क्या है कि इस बार हो सकता है दोबारा से, देखो लास्ट टाइम से 2 मार्क्स का हमसे पूछा था छोटा सा क्लासिफिकेशन का, बट इस बार भी हो सकता है कि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन 1 में आ सकता है, क्वेश्चन 10 मार्क्स आ गया क्लासिफिकेशन, 4 मार्क्स का, 6 मार्क्स का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, या क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया, या क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया, MCQ में आ गया इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, साथ में आपको क्लासिफिकेशन वाला, और क्लासिफिकेशन वाले में मुझे लगता है किसी को दिक्कत, इवन मुझे लगता है ये पूरा चैप्टर चाहे क्लासिफिकेशन वाला चाहे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाला आपको दिक्कत नहीं करेगा। हाँ आपको टाइम बचाना है तो मैं अलग से आपको एक थ्योरी दे दूंगा, उसको एक बार रीड कर लोगे ना, उसको एक बार रीड कर लोगे, समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो आपका जो भी क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चले जाए। प्रैक्टिकल में क्या करना है, देखो अभी लास्ट जब भी आज ने 6 से 7 अटेम्प्ट में लास्ट मतलब सितंबर 24, मई 25, जनवरी इक्विटी शेयर वाला ही पूछा है, बट इक्विटी शेयर तो हर कोई कर जाएगा, आपको इक्विटी शेयर के बोन्स वाला जो है, बोन्स वाला भी वो भी करके जाना, इक्विटी शेयर भी करके जाना और बोन्स वाला भी करके जाना, ताकि इनकेस आ गया तो आपको देखिए, देखो इक्विटी शेयर तो हर कोई आप भी करके जाओगे, बाकी आप दोस्त करके जाएंगे, आपको एडिशनल क्या करना है, बोन्स वाले क्वेश्चन भी देख के चले जाए, मतलब ऐसा क्वेश्चन करो जिसमें मेरा इक्विटी शेयर भी कवर हो जाए और मेरे बोन्स वाले पार्ट्स भी कवर हो जाए, ताकि दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए मैं अच्छे से कर लूंगा, ठीक है। साथ में एक क्वेश्चन मैं बोलूंगा, अगर इसमें से आपको करना है जुलाई 21 का पेपर उठाना, गूगल से उठा लेना, नहीं तो मुझसे बोलना, मैं दे दूंगा, मैं अलग से लिंक ही दे दूंगा जुलाई 21 का, तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना है, क्योंकि इनकेस पेपर टफ हुआ ये वाला क्वेश्चन कर लोगे ना, आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके कैश फ्लो में। कैश फ्लो में पिछले 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 19 टाइम में अगेन से बायो में से 2 बार नहीं पूछा, यहाँ पे देखो सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि कैश फ्लो से क्वेश्चन नहीं पूछा, वरना हर बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ठीक है। और लास्ट आधा टाइम से तो देखो एवरेज वेटेज 7 से 15 मार्क्स की एवरेज वेटेज सिर्फ कैश फ्लो की है, ठीक है। दूसरी बात क्या है
कैश फ्लो में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि आईसीएसई ने डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन पूछा। एक तो आपका डायरेक्ट मेथड होता है, एक आपका इनडायरेक्ट मेथड होता है। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन पूछा है। तो हो सकता है आपके टाइम में भी रिपीट हो, तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड का करेंगे, बाकी सारा फोकस हम इनडायरेक्ट मेथड पे करेंगे। तो 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड पे करेंगे और पूरा फोकस हम इनडायरेक्ट मेथड पे करके जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा वो आपसे ऑपरेटिंग पूछे, फाइनेंशियल पूछे या इन्वेस्टमेंट पूछे, कुछ भी वो कुछ भी पूछता है। अब इसमें भी कहीं ना कहीं थ्योरी वाला पार्ट होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको थ्योरी वाला पार्ट दे दूंगा। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपली जो थ्योरी पोर्शन है ना उसको एक बार अच्छे से रीड करके चले जाना। जब एक बार थ्योरी आप अच्छे से रीड कर लोगे ना, तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा थ्योरी पोर्शन। उसके बाद फिर आप अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे पूरा फोकस कर सकते हो, ठीक है। अब आता है अमालगेशन। तो अमालगेशन में आप चीज नोटिस करोगे कि ये भी कहता स्टार्टिंग 2-3 टर्म में क्वेश्चन नहीं आया। उसके अलावा देखो नवंबर 20 से लेकर मई 26 में हर बार आप देखोगे इसकी वेटेज देखो, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि 5 मार्क्स की वेटेज में हर बार 15 20 10 15 20 20 20 2 बार, सॉरी 2 बार ऐसा हो कि 5 बार हर बार देखोगे 40 मार्क्स 14 मार्क्स 15 मार्क्स 20 मार्क्स का पूछा है। तो एक तो हाई वेटेज वाला चैप्टर है, और सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है स्टार्टिंग में कि एक्शन हर बार पूछा है। दूसरी चीज आप नोटिस करोगे, देखो बैलेंस शीट का क्वेश्चन था, आपको बैलेंस शीट बनानी, ठीक है। फिर आपको जनरल एंट्री आ गया, फिर अलग से आपको दूसरा क्वेश्चन आ गया, फिर आपका जनरल एंट्री का क्वेश्चन आ गया, फिर बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ गया, फिर यहाँ पे जनरल एंट्री का क्वेश्चन आ गया, फिर बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। मतलब एक बार बैलेंस शीट बोलेगा, सिर्फ बैलेंस शीट बना दो, जनरल एंट्री पास मत करो। अगले टाइम में जनरल एंट्री भी पास करो तो बैलेंस शीट बना दो, ठीक है, ठीक है, ऐसा तरह से पूछता है। तो इस अटेम्प्ट के लिए आप मान के चलो दोबारा से आपको ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है जिसमें मुझे जनरल एंट्री भी पास करनी पड़े, मुझे बैलेंस शीट हो जाता है जनरल एंट्री के लिए आपको जनरल एंट्री भी पास करना पड़े, आपको बैलेंस शीट बनाना पड़े, या हो जाता है आपको बैलेंस शीट बनाने को ना बोले तो क्या बोलेगा, जनरल एंट्री तो पास कर, साथ में रियलाइजेशन पास कर, साथ में कैश अकाउंट तू बना ले, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत तुझे नहीं पड़ेगी। तो इस तरह का क्वेश्चन करके जाओ जिसमें मेरा कंप्लीट बैलेंस। आप पूछोगे कौन सा मेथड आएगा, दोनों मेथड आ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन दोनों मेथड आ सकता है, बट आपको ऐसा क्वेश्चन करके जाना है जिसमें मुझे जनरल एंट्री पास वाली हो। क्योंकि बच्चे बच्चे सुन यार क्यों करके जाए जनरल, पूछ तो है नहीं, बट यहाँ पर आपको दिखा दिया, इसलिए बोला है जो आपका इंपॉर्टेंट है जनरल एंट्री पास करने को बोलेगा। फिर बोलेगा रियलाइजेशन बना दे, या हो सकता है बैलेंस शीट दोबारा बनाने को आ जाए, या हो सकता है जनरल एंट्री बना ले, रियलाइजेशन बना ले और इक्विटी से बना दे और कैश अकाउंट बना दे। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके AS-24 में आ सकता है, ठीक है। अब आता है AS-21 में क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, पीएनएल तू करके मत जाइयो। AS-21 में एक तो पीएनएल मत करके जाइयो, और AS-23 और 27 तेरे लिए इंपॉर्टेंट, कि लास्ट 2 टाइम से 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट। तो AS-23 27 और AS-21 जो पीएनएल की प्रॉफिट लॉस बनाना है वो तो करके मत जाइयो, पहली चीज। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि अगर पीएनएल का क्वेश्चन आ गया तो वो अगले टाइम में रिपीट हुआ है। मतलब उसके अलावा देखो पीएनएल का माइनस का आ गया, यहाँ पे बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ गया, तो एक बार ऐसा, इसलिए कह रहा हूँ तू प्रॉफिट लॉस। बट हाँ, अगर तेरे पास टाइम है, तुझसे सिंगल ग्रुप दे रहा है और तुझे थोड़ा सेफ रहना, तो पीएल का एक हाथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाइए। बट एक बार कम टाइम है तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो पीएल को छोड़ दियो, सिर्फ बैलेंस शीट वाला ही क्वेश्चन तो करके जाइए। एक तो बैलेंस शीट और ये माइनस इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाले क्वेश्चन है ना, ये करके क्यों बताते हैं ना कि क्वेश्चन नंबर 3 में स्मॉल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 के बी में स्मॉल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है, वो आ सकता है। अदरवाइज तो बैलेंस शीट वाला ही क्वेश्चन करके जाना पड़ेगा, तो वही तेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अगले। अब आता है ब्रांच। तो ब्रांच में 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक फॉरेन मेथड, एक स्टॉक डेटा मेथड। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली स्टॉक डेटा मेथड ही बनता है। बट लास्ट 7 अटेम्प्ट में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि फॉरेन ब्रांच से क्वेश्चन पूछा है, वरना हर बार स्टॉक एंड डेटा मेथड से क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, हो सकता है, इसलिए कह रहा हूँ फॉरेन ब्रांच भी तू करके जा और स्टॉक और डेटा मेथड भी करके जा। बट तुझे क्या नहीं करके जाना, तुझे जनरल एंट्री वाला पार्ट नहीं करके जाना है। जनरल एंट्री वाला पार्ट क्यों, जब भी एक ही बार हुआ यहाँ पे भी कि जनरल एंट्री का क्वेश्चन है, अगले टाइम में जनरल एंट्री का क्वेश्चन पास हुआ, उसके अलावा कभी नहीं हुआ। इसलिए कह रहा हूँ कि जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन तू करके मत जाइए, सिर्फ तुझे क्या करना है, फॉरेन ब्रांच और स्टॉक डेटा मेथड ही करके जाना है। उसमें तू क्या भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, मुझे लगता है फॉरेन ब्रांच है। बट फॉरेन ब्रांच आया ही कितनी बार है, एक बार, दो बार से 2 बार ही आया है। तो तू सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक डेटा मेथड कर ले, जब तेरे पास टाइम मिल जाए तू कर सकता है, तो फिर फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन तू करके जाइए, वरना स्टॉक का डेटा मेथड भी अच्छे से कर लेगा तो तेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अब आता है एमसीक्यू की प्रेडिक्शन। एमसीक्यू बता ही दिया कि एएस यहाँ पे सॉरी AS-7 हटा, तो AS-7 नहीं आएगा, AS-3 या बायबैक, यही दिल्ली इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें दिल्ली कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब चलते आगे, बढ़ते आगे। अब आते हैं क्रक्स पे कि भैया चलो ठीक है, इतना आपने तो पहले 1-1.5 घंटे में जो हमें पका दिया है, अब हमारे लिए क्रक्स बता दो क्या क्या करके जाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मैंने आपको, एक सेकंड, पेपर फॉर्मेट की प्रेडिक्शन। तो पेपर फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपका एएस का क्वेश्चन होगा, एक सेकंड देखना, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपका एएस का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 आपका चैप्टर होगा, सिर्फ 2 जगह एएस और या ये से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो एएस या थ्योरी से क्वेश्चन आएगा, वरना हर मतलब उसके अलावा चैप्टर से ही क्वेश्चन आएगा। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 3 के बी में, क्वेश्चन नंबर 6 का या 6 के बी में से जैसे एएस से ही पूछेगा, उसके अलावा सब डिस्क्रीट डिपार्टमेंट चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछेगा ऑलरेडी मैंने ऊपर बता दिया कि क्वेश्चन 1 में ये वाला एएस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इंटरनल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, 4 के लिए अमालगेशन, 5 के लिए सीएफएस और 6 के लिए ब्रांच। बाकी के लिए बता दिया कि जो एएस का क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट एएस दिया था उससे आएगा, नहीं तो कोई सी स्मॉल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, या तो बायबैक से पूछ ले, AS-30
AS-13 से पूछ ले, माइनर इंटरेस्ट से पूछ ले, डिविडेंड वाला पूछ ले, क्लासिफिकेशन वाला पूछ ले, उससे क्वेश्चन आने के चांस है। MCQ में ऑलरेडी बता दिया बायबैक और कैश फ्लो, इसी का ही चांस है, नहीं तो उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एज दिया उसी से तुझे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एज क्या है, ये इसको भी मत देखिए, बस ये रहा आपका इंपॉर्टेंट, ये जो प्रॉपर मैंने लिस्ट था यहाँ का मैंने समरी में दे दिया। चैप्टर 5 का ये एस है, उसके अलावा ये आपके एस आपको करके जाने पड़ेंगे। उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऊपर आप पीडीएफ फाइल तो उसमें बता दें कि एटलीस्ट 7 स्टैंडर्ड या 10 स्टैंडर्ड जाए तो अच्छे से पढ़ के जाएगा, तभी तेरा काम बन पाएगा। ठीक है, ये थी ओवरऑल आपकी प्रेडिक्शन की क्रक्स। अब आता है भैया, चलो ये तो सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया, क्रक्स बता दिया, अब रिवाइज कैसे करना है। रिवाइज कैसे करना है तो देखो, सबसे पहले जब आप रिवाइज करोगे ना, इवन एग्जाम्स के मॉर्निंग जिस दिन आपका एग्जाम होगा, 1 तारीख 2 तारीख जब भी आपका एग्जाम है, सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे बायबैक, फिर AS-13 और AS-17। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, AS-17 गिनती के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तू देख के जाएगा ना, जैसे तेरा AS-17 हो जाएगा। और फ्री के मार्क्स अगर आ गया, चाहे MCQ में आ जाए, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाए, चाहे क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए, चाहे क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए, फ्री के 4 to 5 मार्क्स, और ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं, मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। तो अगर ऑलरेडी तूने एक बार पढ़ लिया तो उसके बाद तू करके जा AS-13 या बायबैक, जो भी तुझे, अगर तुझे पहले बायबैक रिवाइज करना है बायबैक करना है, अगर तुझे AS-13 रिवाइज करना है तो AS-13। अब बायबैक एक तो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी चीज़ क्या, बायबैक पे टाइमिंग कितना लगता है, सबसे आसान टॉपिक है। फिर AS-13 में भी एक तो क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुझे नहीं लगता किसी को बायबैक या AS-13 विद इन्वेस्टमेंट अकाउंट या AS-17 में किसी को मुश्किल होगी जब, और ये फ्री के मार्क्स और ये सबसे आसान टॉपिक्स भी है। तुम मान ले तू अभी से रिवाइज कर रहा है या एग्जाम के मॉर्निंग वाले दिन भी रिवाइज करता है, और मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, तेरे 15 से 20, मतलब 15 मान लो, 15 मार्क्स भी नहीं, 10 से 15 मार्क्स भी तेरे हो गए। और फ्री के तो मार्क्स एक तरह से, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चों, प्लीज़ कमेंट करना अगर तूने वीडियो यहाँ तक देखी है, कई बच्चों के मार्क्स 145, 147, 148 पे अटक गए। तो ये जो फ्री के मार्क्स है आपका, ये नहीं यार पेपर छूट गया, काश AS-17 का क्वेश्चन कर लेता, काश वो बायबैक का क्वेश्चन टाइम पे कर लेता। तो ये फ्री के मार्क्स, और मान लो ये तीनों क्वेश्चन से क्वेश्चन आ गया तो लगेगा यार ये तो सुबह सुबह ही तो पढ़ा था, और भैया ने तो सबसे पहले पॉइंट पे इसी को बोला था, जैसे तुझे पेपर मिलेगा फटाफट तू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, तेरा काम बन जाएगा। इसलिए बोला सबसे पहले इसको रिवाइज करेंगे, और जब जैसे ही रिवाइज हो जाए उसके बाद तुझे क्या रिवाइज करना है, चैप्टर ने तुझे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रिवाइज करने, जैसे जैसे तुझे फाइनेंस स्टेटमेंट कंपनी डिविडेंड कॉन्सेप्ट, भाई डिविडेंड कैसे निकालते, क्या उसकी कैलकुलेशन है वो पढ़ना है। फिर बैलेंस शीट के आइटम्स और क्लासिफिकेशन तुझे रट के जाने, क्यों हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में ना सही तो क्वेश्चन नंबर 3 में, 4 में, 5 में, 6 में MCQ में आ सकता है, तुझे डिविडेंड कैलकुलेट का क्वेश्चन आ जाए, या तुझे बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ जाए कि इसे क्लासिफाई कर दो। फ्री के तो मार्क्स, अब तू सुबह संभाल ली, तूने ये 3 चैप्टर सुबह सुबह रिवाइज के साथ में, अच्छा जैसे तू, अरे यार तो डिविडेंड बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, ये तो 4 में तो फ्री के हो गए। और जिन बच्चों के 5 से 10 मार्क्स के रह गए ना, मुझे उनका दुख है, क्योंकि मैं उनको ये भी नहीं बोल सकता तूने पढ़ाई नहीं की है, बस तू लक के वजह से रह गया। तो ये जो लक फैक्टर जो है ना, लक फैक्टर जो जिन बच्चों के साथ काम नहीं किया, वो छोटी-छोटी चीज़ें आपको करके जाएगा। उसके अलावा क्या करना है, आपको पढ़ के जानी है, रिवाइज करके जानी है जनरल नॉलेज। अब किन-किन की जनरल रिवाइज करके जानी है, सिर्फ एक इंटरनल की, एक बाय की और AS-2 की। क्योंकि हाई जनरल इन तीनों से पूछ ले, आपको जनरल पास करने का क्वेश्चन, या एटलीस्ट मैं मानता हूँ इंटरनल से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या और बाय से आएगा, इससे शायद ना पूछे, हो सकता है तीनों से पूछ ले। तो तुझे क्या करना है, तूने एक बार सारे, तूने मान ले बायबैक AS-17 AS-13 फिर फाइनेंस के सारे पास रिवाइज कर लिए, फिर एक बार जनरल नॉलेज, अच्छा इसमें ये जनरल नॉलेज क्यों, मान ले कोई बड़ा सा क्वेश्चन आता है, बस लास्ट के 5 मिनट है, ओह टाइम नहीं मिला, तूने अच्छा ये तो इंटरनल की 4-5 एंट्री तो पता है, फटाफट एंट्री लिख दी, इसका अमाउंट ही खत्म। जहाँ तेरे 145, 146, 147 आ रहे थे, वो तो तूने 2-4 जनरल नॉलेज लिख दिए ना, उसकी वजह से तेरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए बोला है कि सुबह-सुबह या अभी से क्या करो, पहले बायबैक AS-13 AS-17 फिर फाइनेंस के डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट वाला आइटम वो पढ़ लिया, फिर जनरल नॉलेज को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया, जनरल नॉलेज में इंटरनल बायबैक के AS-14 रिवाइज कर लिया, तेरा काम बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद या तो तू स्टैंडर्ड से रिवाइज कर ले, अगर तुझे स्टैंडर्ड लगता है, या तुझे लगता है इंटरनल से रिवाइज करना तो इंटरनल से कर ले। अगर लगता है, अगर तू एएस से रिवाइज करना चाहता है तो सबसे पहले तो तुझे क्या रिवाइज करना है, एएस में क्वेश्चन नंबर 1 की प्रायोरिटी के हिसाब से AS-2 13 16 19 26 और 28 ये तुझे रिवाइज करना है। या तो क्वेश्चन नंबर में आएगा ही आएगा, क्वेश्चन नंबर में नहीं भी आता है, क्वेश्चन नंबर 3 में 6 में या एमसीक्यू में जरूर इससे क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद तुझे AS 1 4 12 रिवाइज करना है। क्यों? ऑलरेडी बता दें कि लास्ट 7 एकेडमिक चैप्टर से इस एएस से क्वेश्चन आए हैं। ये हो जाएगी तेरी क्वेश्चन नंबर 1 की प्रिपरेशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बताता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इंटरनल। और इंटरनल में क्या रिवाइज करना है, जनरल एंट्री, कैपिटलाइजेशन का अकाउंट और नोट्स टू अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट का, तुझे ये वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाने हैं। ये हो गया तेरी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑब्वियसली कैश फ्लो का क्वेश्चन आता है, तो मैं क्वेश्चन वाइज रिवाइज कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 2 उससे पहले आपको मैंने जो लक बेसिस पे बच्चे फेल हो गए, जिनके 4-5 मार्क्स के बेसिस फेल हो गए, उन बच्चों के लिए मैंने ये चीज कर दी है। भाई एक बार तू ये बायबैक, AS-13 ये समझो आसान है यार, और ये जो जनरल एंट्री में रिवाइज कर ले, लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट तुझे क्वेश्चन करने हो तो इन्हीं के क्वेश्चन कर लो, जो तेरे 5 मार्क्स से तेरा रह गया या एक आध मार्क्स से तेरा एग्जाम्पशन रह गई, वो तुझे दिलवा देगा। इसलिए मैं कहना पहले इसको देख लेना। फिर उसके बाद तो क्वेश्चन 1 की तूने रिवीजन कर ली, क्वेश्चन 2 की रिवीजन कर ली, क्वेश्चन नंबर 3 की कर ली। थ्योरी मैं तुझे दे दूंगा, थ्योरी तू एक बार रीड कर लियो, उसका तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिवाइज करेगा, तेरा काम बच जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अमाल के साथ ऑब्वियसली जनरल एंट्री रिवाइज करनी है। जनरल एंट्री ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जनरल एंट्री भी पास हो, रियलाइजेशन भी अकाउंट हो, इक्विटी शेयर अकाउंट भी हो, फिर बैलेंस शीट वाला भी पार्ट वो कवर हो जाए, और स्पेशली तुझे जनरल एंट्री पर मेन फोकस करके जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तुझे रिवाइज करना है AS-21, जिसमें AS-23 27 की लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इग्नोर करके चले जाइए। और साथ में तो पीएन वाला पार्ट भी तू इग्नोर करके जाइए। तुझे क्या करके जाना है, सीवी वाला पार्ट करके जाना है, जिसमें तुझे बैलेंस शीट बनाने को आ जाए, या ऐसा क्वेश्चन भी जरूर देख के जाइए, माइनर इंटरेस्ट, कैलकुलेशन कैपिटल रिजर्व्स या गुडविल, ये वाला क्वेश्चन करके चलिए। क्या पता
10 मार्क्स का बैलेंस शीट आ जाए, 4 मार्क्स का तेरा ये वाला क्वेश्चन आ जाए। जैसे लास्ट टाइम में AS-24 से क्वेश्चन आया था, उसी तरह से होता है। उस बार AS-24 से ना पूछ के 10 मार्क्स का बैलेंस शीट आ जाए और 4 मार्क्स का तेरा माइनर इंटरेस्ट या कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व या गुडविल का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब आता है ब्रांच, तो ब्रांच के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्टॉक जैसे मैंने बता ही दिया है। सेफर साइड के लिए तो फॉरेन के क्वेश्चन कर लियो, अगर टाइम नहीं बचा तो फॉरेन वाला छोड़ दियो, और जनरल इंडिया वाला जो क्वेश्चन है जिसमें जनरल इंडिया पास होने तो ये छोड़ दियो, सिर्फ ये स्टॉक डेथ वाला क्वेश्चन तो करके चले जाइए। उसकी ये तेरा क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए, 6 का बी या 6 का ए या एमसीक्यू के लिए जो ऊपर तो स्टैंडर्ड रिवाइज कर ले, उसके बच्चे स्टैंडर्ड क्या रिवाइज कर लेगा, यस 20, 25, 22, 9, 18, 29 ये स्टैंडर्ड रिवाइज कर लेगा। अब आता है सेफर साइड के लिए। देखो ऑब्वियसली फाइनेंस स्टेटमेंट बहुत बड़ा चैप्टर रहती है, बट कम टाइम है या तो रिवाइज नहीं कर सकता तो फाइनेंस स्टेटमेंट और कंपनी तू स्किप करके चले जा, बस एटलीस्ट ये दो चीज रिवाइज कर ले। बाकी जो प्रॉपर क्वेश्चन है बैलेंस शीट और ओपिनियन वाला क्वेश्चन स्किप कर दियो, क्योंकि टाइम नहीं है, इसके चांसेस आने के चांसेस कम है, बस एटलीस्ट ये रिवाइज भी कर लेगा ना, तेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अब आता है थ्योरी। अगर तू थ्योरी में क्या होता है, अगर तू ब्रांच ब्रांच चैप्टर करता है, अगर तू ब्रांच वाला चैप्टर करके जा रहा है फिर तुझे थ्योरी करनी पड़ेगी। अगर तू ब्रांच चैप्टर स्किप करके जा रहा है, उस क्वेश्चन को ऑप्शन स्किप करके जा रहा है, तो थ्योरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर तू ब्रांच करके जा रहा है तो तुझे थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं तुझे अलग से एक ना पीडीएफ फाइल दे दूंगा थ्योरी क्वेश्चन की, थ्योरी क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल दे दूंगा, उसको तू एक बार रीड करके चले जाइयो। तेरा लिटरली कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, तेरा काम उससे बन जाएगा। एक बार उससे पढ़ लेगा तेरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो तेरा क्वेश्चन 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे बाकी चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। मैंने इतनी सी थ्योरी बना दी है तेरे लिए, ठीक है, इतनी सी थ्योरी बना दी, तेरा काम बन जाएगा, ठीक है। कौन से टॉपिक तू स्किप करके जा सकता है, टाइम लिमिट है या 100% स्किप करके जा सकता है, मैं कह रहा हूँ ये वाले यस, AS-21, ये 23, 27, AS-21 में PNN वाला पार्ट और AS-23, 27 और बाकी AS-22 स्किप कर सकता है। ब्रांच वाले में तो जनरल वाला पार्ट छोड़ के तू जा सकता है, अगर या इवन फाइनेंस स्टेटमेंट कंपनीज, इवन तेरे पास टाइम कम जाता है फाइनेंस स्टेटमेंट भी तो छोड़ के जा सकता है। बस ये दो पार्ट करके चले जाइए, जो बैलेंस और वाला क्वेश्चन है तो उसको पूरी तरह से स्किप करके जा सकता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ये दो कर ले, बाकी तो स्किप करके चले जा। अब आता है प्रैक्टिस कहाँ से करें, अब आता है भैया क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो पहली चीज, अगर तू अफोर्ड नहीं कर सकता है या बहुत चीजें, मतलब पहले मैं तो बताता हूँ तू कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है। सिंपली बात है, मैं क्या करूंगा, तेरे जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, एटलीस्ट जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन तू जरूर 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 अच्छे से करके चाहिए। मैं क्या करूंगा, तुझे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे दूंगा स्टडी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैं चैप्टर वाइज दे दूंगा कि चैप्टर से इस स्टैंडर्ड से तुझे ये वाला क्वेश्चन आया तुझे देख के जाना है। उसके अलावा तो क्या करियो, उसके अलावा क्या करियो, उसका जो 8 चैप्टर बताए थे ना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 8 चैप्टर्स बताए थे, अमालगेशन, सॉरी हाँ, अमालगेशन, सीएफएस, कैश फ्लो, ये सब आपको क्या करना है, आरटीपी एमटीपी मई 24 से लेके मई 26 के क्वेश्चन यहाँ पर, मई 26 नहीं, सितंबर 26, मई 24 लेकर सितंबर 24 के जो आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन है, एक तो मॉड्यूल के उसमें मार्क कर दूंगा, उसके अलावा उसमें स्टैंडर्ड वाइज भी होंगे, सब कुछ होंगे। उसका जो 8 चैप्टर है आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन तो देख चलिए। अब बोले भैया आरटीपी ढूंढना पड़ेगा, एमटीपी ढूंढना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आरटीपी का भी एमटीपी का मई 26 से लेकर सितंबर 24 एक ही जगह एक ही पीडीएफ फाइल में मर्ज फाइल कर देंगे आराम से। तो उसमें ऊपर लिखा भी होता है कि ये इस वाली अटेम्प्ट की आरटीपी है, ये इस अटेम्प्ट की एमटीपी है, तो वो डाउनलोड कर लियो। अगर तो प्रिंट आउट ले सकता है तो प्रिंट आउट भी, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूंगा, तो आराम से तू उस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकता है। अब दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, हाँ ये दूसरा अल्टरनेटिव थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको, पैसों वाला है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, मैं जबरदस्ती करके ले 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 अभी तक नहीं बोला, लास्ट वीडियो से बोल रहा हूँ कि भाई इतनी मेहनत की तो थोड़ा बहुत तो प्रमोशन कर ही सकता हूँ। अगर तू अफोर्ड कर सकता है तो अपने पेरेंट्स पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं डाल सकता कि हाँ भैया जो भी आपकी फीस होगी 500 800 जो भी है मैं दे सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तू ले सकता है और तेरा तेरा टारगेट है कि 60 मार्क्स लाना है, तो तू हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बाय कर ले। तुझे अलग से कुछ भी आरटीपी एमटीपी अपने फैकल्टी कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, तुझे आराम से तुझे मिल जाएंगे। साथ में इसमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ लिस्ट मिलेगी, मेंटरशिप भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारे सब्जेक्ट की विद चेकिंग, ये नहीं सिर्फ टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, विद चेकिंग मिलेगी, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या है, तुझे मॉक टेस्ट पेपर देना है। क्यों, ऊपर ये बता दिया था स्टार्टिंग में कि पेपर क्या होता है, लेंदी। चाहे तो सी एंड का अकाउंट्स का पेपर देख ले या सीए फाइनल का एफआर का पेपर देख ले, पेपर होता है लेंदी, पेपर होता है लेंदी, पेपर होता है लेंदी। तो या तो तू आईसीआई का पेपर जो मॉक टेस्ट पेपर वो कर ले, या हमारे हमारी जो इंपॉर्टेंट जो हमारी टेस्ट सीरीज सभी सब्जेक्ट की, नॉट जस्ट अकाउंट्स की, सभी सब्जेक्ट की, वो भी एआई, हमने एआई बेस, मतलब आप देखोगे ना आप समझ आएगा कि मैंने एआई की हेल्प से, क्योंकि मुझे लगता है कि आप आईसीआई कहीं ना कहीं अकाउंट टैक्स में कर चुका है, ऑडिट में कर चुका है, आपके लॉ के पेपर में कर चुका है, तो हो सकता है अकाउंट्स में, कॉस्ट में, एफए में भी कर सकता है। तो मैंने क्या एआई के बेस पे आपकी टैक्सेस बनाई है और बहुत अच्छी से बनाई है। आप एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मैं चार्ज ले रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये तो फ्री में चलो पेड था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बता दूंगा कहाँ से मिलेगा, जाओ उसको डाउनलोड कर लो, उसको एक बार लिंक जो भी साइन अप है सब कर लो, साइन अप करने के बाद उसको जो भी है डाउनलोड करके अपने फोल्डर में सेव कर सकते हो और अपने हिसाब से टेस्ट सीरीज दे सकते हो, ठीक है। अभी तक जो भी चीज बताई थी ना, जो भी 8 चैप्टर्स बताए थे वो, और जो इंपॉर्टेंट है वो चीज आप फॉलो कर लेते हो तो आपके 50 से 60 मार्क्स आ सकते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, ये भैया ले तो सकते हैं, क्या आप विश्वास करें आपकी लिस्ट पे, रुको। मार्केट में बहुत लोग देते हैं, मार्केट में बहुत बहुत लोग लिस्ट देते हैं, बहुत मतलब फ्री भी देते हैं, पेड भी देते हैं। अगर देखो जो फ्री वाला है वो तो पल्ला जा सकता है, हमने तो दिया था ना भाई, नहीं आया तो हम क्या करें। बट तेरे वजह से भाई, तू फ्री पेड है, तुझे अपना व्यू बनाने के चक्कर में तूने तो बच्चों को बोल दिया,
अगर आ जाता तो सबसे पहले छाती ठोक के बोलता, देखा मेरे अटेम्प्ट से मेरे लिस्ट से आया, पर नहीं आता तो क्या बोलेगा? पहली लाइन देखना, जिस सितंबर 25 जनवरी लॉ का पेपर थोड़ा टफ था, इवन लास्ट टाइम में ऑडिट का पेपर थोड़ा टफ था, पहली लाइन क्या थी? हमने तो पढ़ाया था, नहीं आया तो क्या? हमने तो पढ़ाया था, आप ही ने नहीं पढ़ा। और जब आ जाता तो छाती ठोक के बोलते। और जो दूसरे लोग जो पेड में देते, जो एक आध लोग और 2-3 लोग और देते, वो इतने हरामखोर है। चल भाई लिस्ट से आ रहा है, तू एविडेंस तो दिखा, तू दिखा तो सही मैच कर रहा है। मैं भी बोल सकता हूँ 70 मार्क्स का, 80 मार्क्स का, 100 मार्क्स का मैच कर रहा है, पर नहीं, मैं आपको एविडेंस, एक तो वीडियो वाला एविडेंस, आप सारे सब्जेक्ट की वीडियो उठा के देख लो, जो बता रहा हूँ जितना उत्साह है, तो उसका पीडीएफ फाइल का भी देखा। तो लास्ट आइटम सॉरी मई 25 आपको यहाँ पे क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी। साथ में आप ये लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, लिस्ट को डाउनलोड कर लो। और एक बार जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे मार्क भी कर दिया है, एक बार आपको रीड कर लोगे, आपको समझ आएगा। नॉट जस्ट मई 25, सेम सितंबर 25 के लिए भी क्या है, सेम हमने आपके जनवरी में लास्ट 3 टर्म के लिए कर दिया है। मई 26 में लिस्ट हमने पब्लिक नहीं करी थी, क्यों? एक तो यार लिस्ट पब्लिक कर दो ना, फिर उसको नई लिस्ट बनाओ, ये करो, बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हमने कहा नहीं, अब नहीं करेंगे। बट हाँ, हमने क्या किया था, सुपर 30 की फ्री लिस्ट डाली थी। उस लिस्ट को भी आप रीड करोगे ना, उस लिस्ट को भी आप पढ़ के जाओगे, सच कह रहा हूँ, उस लिस्ट से भी मैच हो गया। 70 मार्क्स उस 30 क्वेश्चन की लिस्ट से भी आ गया था। और उसमें क्या था, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताया, एक सेकंड, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, एक सेकंड, हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 में बताया वो बिल्कुल सही बैठा था। AS-13 बायबैक, सिर्फ क्या नहीं बैठा था, AS-5, AS-20, इसके अलावा जितनी चीजें बताई थी, जैसे सुपर 30 में, जब वीडियो में, सब कुछ नहीं बैठा था। तो एक बार आपको भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए, तभी लेना। अगर आप बस पहली लेना, याद रखना, अफोर्ड कर सकते हो, तो नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी अफोर्ड मतलब लेने की सोचना भी मत, फालतू में लोगे, नहीं हुआ फिर आप पे बढ़ने का मत लेना, ठीक है? अगर ले सकते हो तो ले लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे लिए आपका अटेम्प्ट ज्यादा मैटर करता है, मेरे व्यूज या मेरे पैसों से ज्यादा आपका अटेम्प्ट मैटर करता है, ठीक है? अब हुआ क्या, लास्ट 2 अटेम्प्ट का बताता हूँ, लास्ट अटेम्प्ट बताऊँ। मई 26 में हमने सेम वीडियो डाली थी, 27,000 व्यूज थे, और एक एग्जाम से 1-2 दिन पहले में 14,000 व्यूज थे। इनको एक बार जाके देख लेना, या जनवरी 26 की वीडियो देख लेना, सितंबर 25 की, कोई भी वीडियो देख लेना, जो भी वीडियो हमने अकाउंट में डाली है, जो चीज बताई थी, जितनी बताई थी, वही सेम मैच कर रही है, ठीक है? अब इस अटेम्प्ट का अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट की बात करूँ, तो हमने दिए 146 क्वेश्चन, सिर्फ 146, मतलब इतना बड़ा सिलेबस। हर चैप्टर से देखो, बायोबैसिस से 2 क्वेश्चन, कैश फ्लो से 6 क्वेश्चन, AS-21 से 9 क्वेश्चन, ब्रांच से 4 क्वेश्चन, फाइनेंशियल में 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन ही दिए। अब किसी में देखो, AS-17 में होता है, एक ही क्वेश्चन से करो, AS-18 एक क्वेश्चन करो तो हो जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन दिए। सिर्फ 150 क्वेश्चन दिए, सिर्फ 150 क्वेश्चन दिए, ऑन एवरेज 150 क्वेश्चन दिए। आराम से अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, और आपको 60 मार्क्स की गारंटी लानी है, तो आप ये ले सकते हो। साथ में नॉट जस्ट अकाउंट्स की, पूरे ग्रुप वन में देखो, अकाउंट में सिर्फ 150 क्वेश्चन दिए, पूरे लॉ में 80 क्वेश्चन दिए, पूरे डीटी के सिलेबस में सिर्फ और जीएसटी, मतलब टोटल आपके 360 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, 360 क्वेश्चन को सिर्फ 2 बार अच्छे से रिवीजन कर लो, सिर्फ 2 बार, मतलब 720 क्वेश्चन ही आपको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करने कर लेते हो, आपका आराम से ग्रुप वन में क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे लिस्ट नहीं मिलेगी, चलो लिस्ट दी नहीं, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, फिर प्रॉपर चेकिंग साथ मिलेगा, और पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। अगर इस और ये जो क्वेश्चन है 7 दिन के अंदर, मतलब ऑन एवरेज आप 50 से 60 क्वेश्चन भी करते हो ना, तो आराम से 7 दिन के अंदर आराम से आप अच्छे से कर लोगे ये पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, ठीक है? उसके अलावा आपको ये मिलेंगे, ये लिस्ट मिलेगी कहाँ से? जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे तो देखो, यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज बताई थी ना, ये टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ये ग्रुप 1 की लिस्ट है, ये ग्रुप 2 की लिस्ट है, फिर अकाउंट्स की लिस्ट, ये बोथ ग्रुप की लिस्ट है, फिर अकाउंट्स की लिस्ट है, लॉ की लिस्ट, डीटी की, जीएसटी की, एसएम की, एफएम की, ऑडिट की, और कॉस्ट की लिस्ट आपको दी जाएगी। अब कहीं मतलब भैया मैं लिस्ट तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरे लिए क्या है, आपके लिए क्या, ऑब्वियसली ऊपर बता दिया था, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, अरे यार सॉरी, स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो कर लेना, जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो कर लेना। सुपर 30 दे दूंगा, उससे प्रैक्टिस कर लेना, उससे और थ्योरी क्वेश्चन हो, इससे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। साथ में आरटीपी का, एमटीपी का, मॉडल्स का एक ही जगह मर्ज फाइल दे दूंगा, वो आपके काम आ जाएगी। साथ में जो ये है ना, ये टेस्ट सीरीज, सिर्फ यहाँ पर आपको एक 51 की छोटी सी नॉमिनल कॉस्ट पे करनी होगी, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये जो चीज बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें, ये आपको वेबसाइट से मिल जाएगी, ये वाली चीज जो बता रहा हूँ ना, इस वाले जो ये वाला पार्ट है, इसी में आपको सारे सब सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज, सुपर 30 स्ट्रीम के क्वेश्चन मिल जाएगी, ठीक है? तो ये कर लोगे तो आपका इससे भी काम आ जाएगा। पार्ट के चलो नहीं भाई मुझे स्टूडेंट चाहिए, मुझे अच्छे से करना है, तो भैया मैं कहता हूँ ये वाली क्वेश्चन आप परचेज कर लो, ठीक है? अगर किसी को थोड़ा बहुत डिस्काउंट चाहिए तो मुझे बता दें, मैं डिस्काउंट भी दे दूंगा, कोई बात नहीं। इतना कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। साथ में मैं बोलूँगा, साथ में बोलूँगा, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसको आप सेव कर सकते हो अपने फोन में। साथ में टेलीग्राम का चैनल, व्हाट्सएप का ग्रुप, और चैट ग्रुप जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब वीडियो आपने यहाँ तक देख ही ली है, तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद है, और वीडियो जब पसंद आएगी तो बस इतना बोलूँगा, छोटी सी चीज़ बोलूँगा, वीडियो को लाइक कर देना, अगर यहाँ तक देख ही रहे हो, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि उनको अकाउंट में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ के जाना है। तो वीडियो यही तक थी, वीडियो पसंद आई गई तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कुछ भी आपको एडवाइस देना, कुछ भी आपको कमेंट करना है तो आप बता दीजिएगा, ताकि उस हिसाब से मैं आपके लिए आपकी हेल्प कर सकूँ आपकी। थैंक यू सो मच गाइज।